अध्याय 1761 प्राचीन बिजली पैटर्न, दिव्य स्तर काया प्रतिभा। मौन। बहुत से लोग वांग टैंग को घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इस मुद्दे को नोटिस किया और उनकी निगाहें थोड़ी झपक गईं। इस व्यक्ति का भौतिक शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वांग टैंग को उनकी निगाहों की परवाह नहीं थी। उसने अपने गुण बोर्ड को देखा। प्राचीन भगवान का शरीर, अज्ञात 53,500 बटा 30,000, 3 सितारा। ये बिजली आपदा टैंपरिंग का परिणाम था, जिसने उसके गुण को 50,000 से अधिक अंकों तक बढ़ा दिया। इसने उसके प्राचीन देवता के शरीर की ताकत को बहुत बढ़ा दिया, जिससे वो और भी अधिक शक्तिशाली बिजली के हमलों का सामना करने में सक्षम हो गया। विशेषता बुलबुले उठाने के अलावा वो अपने भौतिक शरीर को और अधिक परिष्कृत करने के लिए यहाँ बिजली की शक्ति का भी उपयोग करना चाहता था। बिजली तत्व वाले मार्शल योद्धाओं के अलावा लाइटनिंग वैली में अधिकांश मार्शल योद्धा वे थे जो अपने भौतिक शरीर की साधना करते थे। फिर उन्होंने लाइटनिंग वैली को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। बिजली घाटी में अनगिनत बिजली के खंभे खड़े थे। वे बिजली को आकर्षित करने के लिए मौजूद थे। मार्शल योद्धा ऊपर बैठकर बिजली की बौछार झेल सकते थे। हर कोई उसके जैसा नहीं था। उसे बिजली को आकर्षित करने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं थी और उसका शरीर बिजली की तरह था। उन मार्शल कलाकारों को आकाश से बिजली की शक्ति का उपयोग करने के लिए उन पत्थर के खंभों पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर वे इसका उपयोग अपनी शक्तियों को विकसित करने या अपने भौतिक शरीर को निखारने के लिए कर सकते थे। उसके पास बिजली जैसी काया होने का कारण ये था कि उसने बिजली की आपदा का प्रभाव झेला था। इससे उस पर बिजली की आभा का एक व्यापार छोड़ दिया गया। सामान्यतः बिजली की उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक बार जब वो बिजली घाटी जैसी जगह में प्रवेश करता जो बिजली की ऊर्जा से संतृप्त होती, तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होता। यहां तक कि वांग टैंग को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो वही बिजली की छड़ लग रही है जिसका मैंने पहले इस्तेमाल किया था, वांग टैंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपने आसपास का नजारा देखा और उसकी आंखें चमक उठी। जैसी कि उम्मीद थी, वहां विशेषता बुलबुले थे। खंभों के चारों ओर बहुत सारे विशेष बुलबुले तैर रहे थे। वांग टैंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और उन्हें उठा लिया। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1500 नक्षत्र बल बिजली तारांकन 800 दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 100। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1200 दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभा। एक दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभा विशेषता थी। वांग टैंग की आंखें चमक उठी। वो बहुत खुश हुआ। उसकी बिजली प्रतिभा दिव्य स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। उसे इसे और बढ़ाने की जरूरत थी। प्रतिभा साधना और आत्मज्ञान की गति को प्रभावित करेगी। केवल असाधारण प्रतिभा से ही कोई व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के करीब आ सकता है तथा उत्पत्ति के नियमों को अधिक स्पष्टता से समझ सकता है। वो भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। वर्तमान में उसे केवल ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभाओं की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य में उसे उच्च स्तर की प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। हालांकि उच्च स्तरीय प्रतिभाएं दुर्लभ थीं। यह ऐसी चीज नहीं थी जो आमतौर पर देखने को मिलती थी। उच्च स्तर की प्रतिभा पर अचानक से भरोसा करने की अपेक्षा अपनी दिव्य स्तर की प्रतिभा को बलपूर्वक ऊपर उठाने के लिए विशेषताओं को एकत्रित करने पर भरोसा करना बेहतर था। उसे दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभा के केवल 100 अंक ही प्राप्त हुए। ये 50,000 अंकों की तुलना में नगण्य था, जो उसे अपनी दिव्य स्तर की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए चाहिए था। लेकिन यह उनके लिए एक अच्छी शुरुआत थी। उनका मानना था कि यहाँ कई दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभाएं थीं। साथ ही उसे कई नक्षत्र बिजली बल विशेषताएं भी प्राप्त हुई। अब जब वो ब्रह्मांड चरण में पहुंच गया था, तो वो अंततः अपने बल गुणों को बढ़ाना जारी रख सकता था। निरंतर सुधार की वो परिचित अनुभूति एक बार फिर उसके शरीर में उमड़ पड़ी, जिससे उसे खुशी और संतोष का एहसास हुआ। ये नक्षत्र बिजली बल विशेषताएं उसके शरीर में प्रवेश कर गईं और उसके शरीर में प्रवेश करते ही शुद्ध नक्षत्र बिजली बल में बदल गईं। फिर उसने अराजकता नक्षत्र शास्त्र के निर्देशों का पालन किया और अपने आंतरिक ब्रह्मांड में विलीन होने से पहले परिसंचरण का एक चक्र पूरा किया। वे नक्षत्र के टुकड़ों में बदल गए, ब्लैक होल द्वारा अवशोषण की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत बढ़िया, चलो जारी रखते हैं। वांग टैंग का उत्साह बढ़ गया। उसने चमकती आंखों से बिजली की घाटी को देखा। अन्य क्षेत्रों में अभी भी कई विशेषता बुलबुले एकत्र किए जाने बाकी थे। वो समय बर्बाद नहीं कर सकता था। अब कार्रवाई करने का समय आ गया था। उन्हें लाओ, उन्हें लाओ। वांग टैंग ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत लाइटनिंग वैली की गहराई में प्रवेश किया और रास्ते में विशेषता बुलबुले उठाए। धमाका, एक और बिजली का झटका उसके सिर पर लगा। वांग टैंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। उसे देख रहे कई लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। यहां तक कि बिजली तत्व वाले मार्शल योद्धाओं के लिए भी यह इतना आसान समय नहीं होगा, है ना? ऐसा लग रहा था मानो बिजली उसे गुदगुदा रही हो। हकीकत में वांग टैंग के लिए परिधीय बिजली की ऊर्जा उसके शरीर में गुदगुदी की तरह महसूस हुई। यह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी।
फिर भी वहां कई विशेषता बुलबुले थे। पत्थर के खंभों पर मार्शल योद्धाओं को कभी कभी बिजली से मारा जाता था, जिससे कुछ विशेषता बुलबुले निकलते थे। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1000 बिजली नक्षत्र बल 1300 दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 150 दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 200 नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1800। वांग टैंग ने अथक परिश्रम करके गुणधर्मों के बुलबुले एकत्रित किए, बस ये सोचकर कि कैसे उनके नक्षत्र लाइटनिंग फोर्स का उदय उन्हें बहुत सुकून देता है। उसी समय उनकी दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभा भी बढ़ रही थी। हालांकि ये दुख की बात थी कि बहुत से मार्शल योद्धाओं में दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभा नहीं थी। कई लोगों ने देखा कि वांग टेंग लगातार बिजली घाटी में अंदर की ओर जा रहा है और उनका आश्चर्य बढ़ गया। बिजली के दायरे का प्रवेश द्वार बिजली घाटी के सबसे गहरे हिस्से में था। हालांकि हर कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता था, खास तौर पर नए छात्र। वे आमतौर पर लाइटनिंग वैली के बाहरी इलाके में अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं, धीरे धीरे समय के साथ तीव्रता के अनुकूल होते हैं। जब वे पर्याप्त शक्तिशाली हो जाते हैं, तभी वे लाइटनिंग दायरे के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं। लाइटनिंग वैली और स्वॉर्ड स्टॉर्म प्लेन दहलीज की तरह थे। वे राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार थे। टैलेंट 3 हर कोई इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता था। यद्यपि इस क्षेत्र में अनेक लाभ थे, किंतु कुछ जोखिम भी थे। मार्शल योद्धा अपनी आत्मा को एक वाहन के रूप में इस्तेमाल करके इसमें प्रवेश करते थे। इससे कुछ जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि अगर वे मर जाते तो उनकी आत्मा को भी काफी क्षति पहुंचती, जिससे मार्शल योद्धा को काफी नुकसान हो सकता था। यही कारण है कि लाइटनिंग वैली जैसी दहलीजें अस्तित्व में थीं। इस व्यक्ति का शरीर बहुत मजबूत है। इतनी देर तक चलने के बाद भी वो रुका नहीं। ऐसा लगता है कि बिजली का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। क्या वो शारीरिक रूप से मार्शल योद्धा है? क्या वो नया छात्र है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो वांग टैंग है, वही वांग टैंग जिसने स्टार रैंकिंग में प्रवेश किया था। यह वही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच है। मुझे आश्चर्य है कि वो कितनी दूर जा सकता है। क्या आपको ये साइट पसंद है? यहाँ दान करें। आपका समर्थन हमें शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण अध्याय बनाने में मदद करता है। बिजली के खंभों के ऊपर चर्चाएं सुनाई देने लगी। जब मार्शल योद्धाओं ने वांग टैंग को बिजली की घाटी में और आगे बढ़ते देखा, उनके आश्चर्य के साथ साथ इस बात की जिज्ञासा भी पैदा हुई कि वो कितनी दूर तक आगे बढ़ सकता है। वे सभी नए थे, लेकिन वो इतना उत्कृष्ट क्यों था? मुझे याद है कि नए छात्रों में से केवल गैलप ही अपने पहले प्रयास में लाइटनिंग वैली में 3000 मीटर तक पहुंचने में सफल रहे थे। यह सही है, गैलप सिर्फ बिजली तत्व वाला मार्शल योद्धा नहीं है, वो अपने शरीर को निखारने के लिए भी जुनूनी है। यही कारण है कि उसके पास इतनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति है और वह अपने पहले प्रयास में ही 3000 मीटर तक पहुंचने में कामयाब रहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वांग टैंग उससे आगे निकल सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इस क्षेत्र में गैलप का पूर्ण लाभ है। वांग टैंग एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो सकता है जो स्टार रैंकिंग में आ गया हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वो गैलप से आगे निकल सकता है। ये कहना कठिन है। स्टार रैंकिंग में प्रतिभाओं का मूल्यांकन पारंपरिक तर्क से नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे वो बिजली की घाटी में गहराई तक गया, मार्शल योद्धाओं की संख्या कम होती गई, जिसके परिणामस्वरूप वांग टैंग द्वारा एकत्रित किए जा सकने वाले विशेषता बुलबुले की संख्या में कमी आई। इन लोगों को क्या हो गया है? मैं अभी केवल 1000 मीटर ही चला हूं और इनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है। क्या वे थोड़ा आगे नहीं आ सकते? वांग टैंग ने खुद से शिकायत की। उसका मूड खराब हो गया। वो खुशी खुशी विशेषता वाले बुलबुले उठा रहा था। तभी विशेषता वाले बुलबुले की संख्या अचानक कम हो गई। इससे वो निराश और असहाय हो गया। आगे कुछ और विशेषता बुलबुले दिखाई दिए। वांग टैंग ने तुरंत उन्हें उठा लिया। बिजली नक्षत्र बल 2000 प्राचीन बिजली रून तारांकन 100 नक्षत्र बल बिजली तारांकन 250 दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 180 हम प्राचीन बिजली रून। वांग टैंग दंग रह गया। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सिर्फ नक्षत्र लाइटनिंग फोर्स या दिव्य स्तर की लाइटनिंग प्रतिभा वाले विशेषता बुलबुले उठाने का आदी था। कुछ समय बाद यह एक नियमित प्रक्रिया बन गई। उन्होंने इस बार एक अलग विशेषता वाले बुलबुले को देखने की उम्मीद नहीं की थी, प्राचीन बिजली के रंग। यह विशेषता वाला बुलबुला वांग टैंग के दिमाग में विलीन हो गया तथा जटिल और रहस्यमय बैंगनी पैटर्न की एक श्रृंखला में परिवर्तित हो गया। ये बैंगनी पैटर्न जीवंत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें चेतना है और वे अपने आप आकार बदलने में सक्षम हैं, जो बेहद अजीब था। वे बिजली की चमक की तरह थे जो अज्ञात की गहराई से पैदा हुए थे। वे वांग टैंग के दिमाग में कहीं से भी प्रकट हुए। उसके मन में प्राचीन सादगी की भावना गूंज उठी। उसे असामान्य रूप से स्पष्ट मन का एहसास हुआ। उसी समय वांग टैंग की आंखों में बिजली चमक उठी और बैंगनी रोशनी का एक विस्फोट फूटने वाला था। सौभाग्यवश उसने समय रहते अपनी आंखें बंद कर ली ताकि कोई कुछ गलत न देख सके। उसको क्या हुआ है? वो अचानक क्यों रुक गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अब और नहीं रुक सकता?
ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि उसे आत्मज्ञान हो गया था। ज्ञान प्राप्ति? बिल्कुल नहीं। बिजली गिरने के बाद क्या तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? इस दुनिया में न्याय कहाँ है? कई लोग आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने वान टैंग को रुकते देखा। वान टैंग ने कुछ देर बाद धीरे से अपनी आंखें खोली और एक हल्की आह भरी। अंततः उसे समझ में आ गया कि प्राचीन बिजली के रन क्या थे। प्राचीन बिजली रून एक प्रकार का प्राचीन रून था, लेकिन बहुत ही विशेष प्रकार का। प्राचीन रून एक प्रकार की लिपि थी जिसका प्रयोग स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को अंकित करने के लिए किया जाता था। साधारण प्राचीन रून लेखन का सबसे सामान्य रूप थे, जबकि प्राचीन लाइटनिंग रून लाइटनिंग शब्द का प्रतिनिधित्व करते थे। सामान्य प्राचीन रूनों की तुलना में प्राचीन बिजली रून एक प्रकार का रून था जिसमें बिजली की शक्ति होती थी। इसे बिजली की उत्पत्ति का प्रकटीकरण कहा जाता था। आधुनिक रून प्राचीन रून से विकसित हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनमें कुछ हद तक सरलीकरण किया गया है, जिससे वे व्यापक श्रेणी के लोगों के लिए सीखने और समझने के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। हालांकि प्राचीन रूनों की तुलना में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का कुछ वास्तविक सार भी खो दिया था। आधुनिक रून विशेषज्ञों के लिए वर्तमान रूनों से नियमों की सबसे मौलिक सच्चाई को निकाल पाना अत्यंत कठिन था। यही कारण है कि ग्रैंडमास्टर स्तर कई रून मास्टर्स के लिए सीमा थी। यदि वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें प्राचीन रूनों का अध्ययन करना चाहिए। यह एक ऐसा मार्ग था जो प्राचीन अतीत की ओर ले जाता था। वांग टेन को यह ज्ञान तभी प्राप्त हुआ जब उन्होंने प्राचीन रूनों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। विषय पर वापस आते हुए वांग टैन को प्राचीन बिजली के रून को समझने के बाद थोड़ा उत्साह हुआ। यह अच्छी बात थी। वांग टैंग पहले से ही प्राचीन रूनों में निपुण था। अगर वो प्राचीन सरणी आरेखों का पूरा सेट प्राप्त कर सकता है तो वो एक प्राचीन रून सरणी बनाने में सक्षम होगा जो निस्संदेह शक्ति के मामले में वर्तमान रून सरणियों को पार कर जाएगा। इसके अलावा यदि वो बिजली तत्व सरणी को अंकित करने के लिए प्राचीन रूनों का उपयोग करता तो इसकी शक्ति एक साधारण प्राचीन रून सरणी से कई गुना अधिक होती। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें। उदाहरण के तौर पर छठी रैंक के ग्रैंडमास्टर स्तर की सरणी को ले। अगर वान टैंग ने इसे लिखने के लिए प्राचीन बिजली के रून का इस्तेमाल किया तो यह 8वीं रैंक और 9वीं रैंक के ग्रैंडमास्टर स्तर की सरणियों के बराबर होगी। यही अंतर था। वान टैंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। प्राचीन बिजली के रून अलग से सूचीबद्ध नहीं थे। इसे प्राचीन रून के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। वान टैंग की प्राचीन रून विशेषताओं पर पकड़ काफी बढ़ गई। प्राचीन रून 1120 3000 अच्छी तरह से ज्ञात, लेकिन यहाँ प्राचीन बिजली के रून क्यों हैं? क्या इस बिजली घाटी में कुछ खास है? वान टैंग ने अपना ध्यान अपने गुण बोर्ड से हटा लिया। अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। प्राचीन बिजली के रून के उभरने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि बिजली के खंभों पर भी केवल साधारण रून ही थे। उन्हें प्राचीन रून भी नहीं माना जा सकता था। वान टैंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और क्षेत्र के हर इंच को स्कैन किया। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया और वह रुक गया। उसने जमीन पर एक खास जगह को ध्यान से देखा। तो ये भूमिगत है। वान टैंग आश्चर्यचकित था। उसने जमीन के नीचे कुछ प्राचीन बिजली के रून देखे जो बिजली के रून के समान थे जो उसने अभी प्राप्त किए थे। क्या ये बिजली घाटी एक विशाल बिजली सरणी है? वान टैंग ने अनुमान लगाया। रून ग्रैंडमास्टर के दृष्टिकोण से वो विशेष स्थान एक महत्वपूर्ण संरचना नोड था। इसीलिए इस पर प्राचीन बिजली के निशान अंकित किए गए थे। इसका एक विशेष कार्य था। स्पष्टतः यह इन प्राचीन थंडर रून्स का संचालन था, जिसके कारण मौलिक सत्य उभरकर सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप विशेषता बुलबुले प्रकट हुए। अब जब उसे स्रोत मिल गया था तो वान टैंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसने कुछ देर और वहीं इंतजार करने का फैसला किया। कुछ ही क्षणों बाद नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1500 प्राचीन बिजली रून 50। विशेषताओं की संख्या कम हो गई है। इस बार केवल 50 अंक है। वान टैंग ने अपने दिल में सोचा, क्योंकि वो अपने दिमाग में उभरे अतिरिक्त प्राचीन थंडर रून्स को समझ रहा था। उन्हें आत्मसात करने के बाद उसने उन प्राचीन बिजली के रूनों की तुलना की जिन्हें उसने जमीन के नीचे के रूनों से सीखा था। उसे एहसास हुआ कि उसने उस स्थान पर प्राचीन बिजली के रूनों को पूरी तरह से समझ लिया है। वो और नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। भीड़ का उत्साह बढ़ गया। वे वान टैंग को घूरते रहे, कुछ देर के लिए अपनी साधना को एक तरफ रख दिया। उनके जैसे प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा हमेशा उन व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देते हैं जो उनसे भी अधिक उत्कृष्ट होते हैं। वान टैंग ने और गहराई में जाना जारी रखा। दुर्भाग्य से उसे प्राचीन बिजली के रून से अंकित कोई नोड नहीं मिला और उसे कोई विशेषता बुलबुले भी नहीं मिले। यह उसके लिए निराशाजनक था। जैसे जैसे वो लाइटनिंग वैली में आगे बढ़ता गया, वान टैंग को दबाव का एहसास हुआ। आसमान में बिजली की चमक और भी भयावह होती जा रही थी। एक के बाद एक बिजली की चमक गिर रही थी, जो मानो उसी पर गिरी थी।
वान टैंग ने अपने भौतिक शरीर को परिष्कृत करने के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग करके प्राचीन भगवान के शरीर को सक्रिय किया। तुरंत बहुत सारा दबाव खत्म हो गया। धमाका, बिजली उसके शरीर पर गिरी। बिजली की ऊर्जा के धागे उसके शरीर में घुस गए, उसके शरीर के हर इंच में फैल गए, यहाँ तक कि उसके सबसे अंतरंग अंगों में भी। इससे मुझे थोड़ा ताजगी भरा एहसास हुआ। अराजकता बल उसके आंतरिक ब्रह्मांड से बाहर आया और उसके शरीर में फैल गया, जो बिजली की शक्ति से मारा गया था, जिससे दर्द कम हो गया। 1800 मीटर, 2000 मीटर, 2100 मीटर, 2200 मीटर। आसपास के मार्शल योद्धाओं ने चुपचाप उनके और वान टैंग के बीच की दूरी का अनुमान लगाया। उनके हाव भाव लगातार गंभीर होते गए। हर कोई हैरान रह गया, खासकर तब जब वो लगभग 3000 मीटर के निशान तक पहुंच गया था। यह वो दूरी थी जो गैलप ने पहली बार तय की थी। क्या वान टैंग गैलप से आगे निकल जाएगा? वान टैंग को नहीं पता था कि हर कोई क्या सोच रहा था। वह अपने शरीर को निखारने और विशेषता बुलबुले इकट्ठा करने में लगा रहा। वो पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था, इतना अधिक कि वो पहले की अपेक्षा धीमी गति से चलने लगा। 2800 मीटर, क्या वो अपनी सीमा पर है? वो सिर्फ 200 मीटर दूर है, वो बहुत करीब है। 200 मीटर का अंतर बहुत बड़ा है। आप जितना आगे जाएंगे, यह उतना ही कठिन होता जाएगा। आगे बिजली की शक्ति कई गुना अधिक है। साधारण मार्शल योद्धा इसका सामना नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा था कि वो गैलप से आगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वान टैंग भी ऐसा नहीं कर सकता। 2800 मीटर काफी प्रभावशाली है। वो अब नए खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर है। कई लोगों ने सोचा कि वान टैंग अपनी सीमा तक पहुंच गया है और वे निराश हो गए। हालांकि जब सभी ने नजरें फेरने का निर्णय लिया, वान टैंग ने धीरे से कहा। उसने अपने सामने एक अलग विशेषता वाला बुलबुला देखा। बिजली के गुण वाले बुलबुले आमतौर पर बैंगनी रंग के होते थे, लेकिन उसके सामने वाला गुण वाला बुलबुला सुनहरा लाल था। यह कोई साधारण लाल रंग नहीं था, यह खून जैसा लाल था। इसके अलावा विशेषता बुलबुला सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। वे बहुत करीब थे। वान टैंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और उसे उठा लिया। दिव्य स्तर शारीरिक प्रतिभा 220 गुण बुलबुला वान टैंग के शरीर में विलीन हो गया और उसने तुरंत अपने भौतिक अस्तित्व में गहरा परिवर्तन महसूस किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसका खून उबल रहा था। उसकी हड्डियां, मज्जा, शिराएं, मांस, त्वचा, उन सभी में कायापलट हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने अपना पूरा शरीर ही बदल दिया हो। यह एक शानदार एहसास था। यह उस अनुभूति से भी अधिक विशेष थी जो उसे तब हुई थी जब उसने अन्य शारीरिक प्रतिभाएं हासिल की थीं। हालांकि ये परिवर्तन बहुत तेज था। कुछ ही सांसों में वान टैंग को लगा कि उसके शरीर के भीतर हलचल शांत हो गई है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा, वान टैंग ने खुद से कहा। वो अचानक रुक गया और इसे समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय एक के बाद एक कई बिजली के बोल्ट उसके शरीर पर गिरे। एक शुद्ध शारीरिक प्रतिभा। वान टैंग ने बिजली की चमक में नहाते हुए अपनी थोड़ी को छुआ और खुद से बुदबुदाया। उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं। अब वो शारीरिक प्रशिक्षण के लिए ज्यादा उपयुक्त लग रहा था। इस प्रतिभा को शारीरिक प्रतिभा भी माना जा सकता है, लेकिन इसमें अन्य विशेष शारीरिक प्रतिभाओं में पाए जाने वाले अद्वितीय गुण परिवर्तनों का अभाव था। उदाहरण के लिए, लाइट फिजिक्स से व्यक्ति की लाइट फोर्स के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और ये लाइट एलिमेंट मार्शल योद्धाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। फिर भी ये दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा विशुद्ध रूप से एक शारीरिक प्रतिभा थी। इसका सबसे बड़ा लाभ इसका शारीरिक गठन था, जो शारीरिक साधना के लिए बहुत लाभदायक था। वान टैंग ने दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा प्राप्त करने के बाद प्राचीन भगवान के शरीर की खेती करने की उनकी गति पहले की तुलना में 3 गुना तेज होगी। यही तो अंतर था। संक्षेप में कहें तो दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा अत्यंत उपयोगी थी। जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति है। वान टैंग की नजर पत्थर के खंभे पर पड़ी जहां से उसने विशेषता वाले बुलबुले उठाए थे। फिर वह आराम से वहां चला गया। इस दृश्य को देखकर आसपास के योद्धा, जो मूलतः अपनी दृष्टि दूसरी ओर लगाना चाहते थे, आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखने लगे। क्या हो रहा था? क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अभी अपनी सीमा तक पहुंच गया है? वो इतना निश्चिंत क्यों था? उनके सिर के ऊपर अनगिनत प्रश्नचिन्ह उभर आए। हर कोई हैरान था। पलक झपकते ही 200 मीटर की दूरी पार हो गई। वान टैंग बिजली के खंभे के नीचे पहुंच गया, जो 3000 मीटर के निशान पर था। वो बिजली के नीचे रुक गया और ऊपर देखने लगा। एक हट्टा कट्टा नौजवान पत्थर के खंभे के ऊपर पैर मोड़कर बैठा था। बिजली लगातार उसके शरीर पर गिर रही थी और बिजली की चमक से उसके शरीर में चमक आ रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक शारीरिक मार्शल योद्धा भी होगा। वो एक बिजली तत्व मार्शल योद्धा भी है। वान टैंग खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका। लेकिन वो इतना ताकतवर क्यों है? क्या ये दिव्य स्तरीय शारीरिक प्रतिभा का दुष्प्रभाव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भविष्य में ऐसा नहीं बनना चाहता।
वांग टैंग को तुरंत ही गहरी दुर्भावना महसूस हुई। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। वो निश्चित रूप से एक कठोर और मांसल जानवर में बदलना नहीं चाहता था। ये तो बहुत ही भयावह था, यह उसकी सुंदरता से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं शरीर को निखारने के रास्ते पर और आगे बढ़ रहा हूँ। वांग टैंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि वो जल्द ही दूसरे पक्ष की साधना की ओर आकर्षित हो गया और निरीक्षण करने के लिए अपनी सच्ची दृष्टि को सक्रिय कर दिया। अंत में वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा। मांसपेशियों का दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय वे उस मजबूत आदमी की साधना पद्धति से संबंधित थे। उनकी साधना पद्धति में बिजली की शक्ति से उनके पूरे शरीर की मांसपेशियों को लगातार उत्तेजित करना शामिल था, जिससे वे अत्यधिक शक्तिशाली बन जाती थीं। ये तरीका कुछ हद तक क्रूर था, जिसमें व्यक्ति के शरीर की परवाह बिल्कुल नहीं की जाती थी। वांग टैंग का प्राचीन भगवान का शरीर अलग था, ये रहस्यमय था और इसकी साधना पद्धति दबंग थी, फिर भी कोमल थी। ये सभी अन्य शारीरिक शास्त्रों से अलग था। यही कारण था कि वांग टैंग अपनी मूल आकृति को बनाए रखने में सक्षम था। उसकी सारी शक्ति उसके शरीर की हर कोशिका में समाहित थी। जब उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो हालांकि इससे उसकी मांसपेशियों में सूजन नहीं आई, फिर भी यह असाधारण रूप से भयानक था। उसे राहत महसूस हुई। वो उस युवक को दिलचस्पी से देखता रहा, साथ ही वो ये भी देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या कोई और दिव्य स्तरीय शारीरिक प्रतिभा गुण बुलबुले गिरेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग टैंग 3000 मीटर तक पहुंच जाएगा। यह उसके लिए आसान लग रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर वो अभी इतना धीरे क्यों चल रहा था? क्या वो हमारे साथ खेल रहा है? अरे, उसे तो हमारी परवाह भी नहीं है। वैसे भी उसे और आगे जाने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे, ये लड़का असामान्य है। इसने गैलप के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो वरिष्ठ छात्रों द्वारा बनाए गए सर्वोच्च रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। मैं अचानक से इसका इंतजार करने लगा हूँ। वांग टैंग को 3000 मीटर के निशान तक पहुंचते देख मार्शल योद्धाओं के समूह ने आखिरकार इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। वे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। गैलप बिजली की तरह चमक रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। क्या हो रहा था? उसे कौन देख रहा था? गैलप को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी आंख के कोने से उसने अचानक अपने ठीक नीचे किसी की झलक देखी। उसने नीचे देखा तो बिजली के खंभे के नीचे एक युवक खड़ा था। वो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वे दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। क्या तुम देख रहे हो? एक क्षण बाद गैलप के मुंह के कोने फड़क उठे और वो बोलने से खुद को रोक नहीं सका। मैं दृश्य देख रहा हूं, वांग टैंग ने हंसते हुए कहा। मेरी चिंता मत करो, साधना जारी रखो। गैलप के चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़क उठी। अगर आप मुझे घूरते रहेंगे तो मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? यह अजीब आदमी कहां से आया? कहीं और चले जाओ। गैलप ने गहरी सांस ली। अच्छा, किसी कारण से गैलप ने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही वो फिर से अवाक हो गया। वांग टैंग दूसरे खाली बिजली के खंभे के पास गया, उस पर छलांग लगाई और वहीं पैर मोड़कर बैठ गया। वो गैलप की ओर मुड़ा और उसे अजीब नजर से घूरता रहा। गैलप को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी की पिटाई कर रहा हो। जल्दी करो और खेती करो, मुझे अपनी खेती को प्रभावित मत करने दो, वांग टैंग ने आग्रह किया। क्या आप मेरी ओर नहीं देख सकते? गैलप ने एक क्षण की चुप्पी के बाद कहा। ओह, ठीक है, मैं आपकी ओर कुछ और नजरें डालने से खुद को नहीं रोक सकता, क्योंकि आप बहुत परिचित लग रही हैं। मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए। वांग टैंग मुस्कुराया। गैलप, कुछ और नजरें डालने का क्या मतलब है? तुम तो सीधे मेरी तरफ ही देख रहे थे। ऐसे लोगों को कौन देखता है? इस आदमी को कोई विशेष शौक तो नहीं है ना? गैलप ने घबराकर वांग टैंग की ओर संदेह भरी निगाहों से देखा। जब उसने देखा कि वांग टैंग अपनी आंखें बंद कर रहा है तो उसने राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, वरना मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। उसने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? हालांकि मुझे ये कहना होगा कि मैं वास्तव में एक असली मर्द हूँ। गैलप ने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसे यकीन था कि उसके सामने यही व्यक्ति था। यह निश्चित रूप से वो था। वो तीव्र अनुभूति अचूक थी, लेकिन वांग टैंग की आंखें बंद थीं। उसने उन्हें नहीं खोला, नहीं उसने कोई आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस किया। इसके अलावा जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे यह एहसास भी तुरंत गायब हो गया कि कोई उसे देख रहा है, मानो यह महज एक भ्रम था। गैलप को भ्रम हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे फिर से यह एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। स्वूश! गैलप ने एक क्षण प्रतीक्षा की और अचानक अपनी आंखें खोल दी। दुर्भाग्यवश वो भावना फिर लुप्त हो गई। उसके सामने काले बालों वाला युवक अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए था।
आसमान से बिजली की चमक गिरी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो गंभीरता से साधना कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से यह एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। गैलप के माथे की नसें उभर आईं। उसे लगा जैसे वो पागल हो रहा है। असली आंख बहुत उपयोगी है। वान टैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और असली आंख को सक्रिय कर दिया। वो अपनी पलकों के माध्यम से मांसल युवक को घूर रहा था। उसे लगा कि उसने असली आंख का उपयोग करने का एक नया तरीका खोज लिया है। दिव्य स्तर शारीरिक प्रतिभा 300, दिव्य स्तर शारीरिक प्रतिभा 250। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 250। वान टैंग ने गिरते हुए विशेषता बुलबुले को देखा और चुपके से मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, सचमुच वे फिर गिर गए। इस बलिष्ठ व्यक्ति ने उन्हें निराश नहीं किया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति मुक्त की और गुण बुलबुले उठा लिए। दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा के 550 अंक और वान टैंग बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि इस तगड़े युवक को घूरना एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। कभी कभी आप केवल एक भेड़ से ही ऊन प्राप्त कर पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य भेड़ों के पास उच्च गुणवत्ता वाली ऊन नहीं थी। दिव्य स्तर शारीरिक प्रतिभा 770/50,000। वान टैंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा की सीमा 50,000 अंक थी, ठीक अन्य दिव्य स्तर की प्रतिभाओं की तरह। इसका मतलब ये था कि अगर वान टैंग को दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा तक पहुंचना था तो उसे 50,000 अंक जुटाने होंगे। ये कठिन था। अब उनके पास केवल 770 अंक थे। ये पर्याप्त नहीं था। अधिक विशेषता बुलबुले प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता थी। वान टैंग की निगाहें दृढ़ हो गईं। वो अपनी पलकों से घूरता रहा। गैलप अपनी साधना में व्यस्त था। तभी उसके माथे की नसें एक बार फिर उभर आईं। वो अभी अभी इस भावना पर काबू पाया था कि कोई उसे देख रहा है और अपनी साधना में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी एकाग्रता एक बार फिर टूट गई। आखिर यह काले बालों वाला युवक कौन था? वो असमंजस और आक्रोश से भरा हुआ था, लेकिन वो वान टैंग के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो बस पास में बैठा था, अपनी साधना में लगा हुआ था। उसने उसकी ओर देखने के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोली। गैलप को उसे भगाने का कोई कारण नहीं मिला। वो बिना वजह हंगामा करने वाला व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार वो खंभे से उठ खड़ा हुआ, घूमा और 1 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे बिजली के खंभे पर छलांग लगा दी। बिजली की घाटी एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। समानांतर स्थानों के संदर्भ में मार्शल योद्धाओं के उपयोग के लिए सैकड़ों बिजली के खंभे थे। इसलिए गैलप ने भागने का निर्णय लिया। वो उसे अपमानित तो नहीं कर सकता था, लेकिन वो छिप सकता था। उनके आसपास के लोग जो उन्हें गुप्त रूप से देख रहे थे, हैरान थे। क्या हो रहा था? गैलप ने स्वेच्छा से अपना रुख बदल लिया। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वो क्रोधित और असहाय दोनों है। क्या वे पहले ही लड़ चुके हैं? और गैलप हार गया। सभी लोग अपने मन में एक गुप्त टकराव की कल्पना करने लगे। वे अविश्वास में थे। वान टैंग बहुत डरावना था। वान टैंग भी अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह ताकतवर आदमी, जो इतना सख्त लग रहा था, पीछे हटने की पहल करेगा। यह उसकी छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वो इस बात के लिए तैयार था कि दूसरा पक्ष अधीर हो जाएगा और सक्रिय रूप से परेशानी खड़ी करने के लिए आगे आएगा। तब वो स्थिति का लाभ उठाने में सक्षम होगा। अफसोस की बात है। क्या उसे मेरी योजना का पता चल गया? मैं बहुत दयालु हूँ। मैं कभी भी सक्रिय रूप से परेशानी नहीं पैदा करता। मैं हमेशा निष्क्रिय रहता हूँ। मेरे लिए चीजें क्यों नहीं चल पाती? वान टैंग ने अपने दिल में आह भरी। दूसरे पक्ष के स्वेच्छा से पीछे हटने के बाद वान टैंग के पास धैर्यपूर्वक गुण बुलबुले गिरने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जबकि वो खेती कर रहा था, वो उस समय उन्हें उठा लेगा। इसके लिए बस अधिक समय की आवश्यकता थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। वान टैंग ने बिजली की शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को संयमित किया और विशेषता बुलबुले के प्रकट होने का इंतजार किया। हालांकि उन्होंने देखा कि विशेषता बुलबुले अंतराल पर दिखाई देते थे और लगातार दिखाई नहीं देते थे। इसके अलावा यहां बिजली उसके लिए अपर्याप्त थी। यह उसके प्राचीन देवता के शरीर को तेजी से बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वान टैंग ने एक पल के लिए सोचा और बिजली की घाटी में और भी गहराई तक जाने का फैसला किया। शाम होने पर वो हमेशा वापस लौट सकता था और एक साथ सभी विशेषता बुलबुले इकट्ठा कर सकता था। आखिरकार ये विशेषता बुलबुले इतनी जल्दी गायब नहीं होंगे। सामान्यतः वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करता था, ताकि यदि उसके और बुलबुलों के बीच कुछ दूरी हो तो भी वो उन्हें उठा सके। ये बात ध्यान में रखते हुए वान टैंग खड़ा हुआ, पत्थर के खंभे पर अपने पैर पटकने लगा और बिजली घाटी में और गहराई तक छलांग लगा दी। वान टैंग अभी भी आगे बढ़ रहा है। उसकी सीमा 3000 मीटर नहीं है, ये और आगे है। ये दृश्य देखकर सभी ने पुष्टि के भाव दिखाए। उन्होंने अनुमान लगाया कि वान टैंग अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा है और अब ऐसा लग रहा था कि उनकी धारणाएं सही थीं। उन्हें लगा कि वे होशियार हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो कितनी दूर तक जा सकता है, कई लोगों ने मन ही मन पूछा।
सातवीं स्टेल अकादमी द्वारा छोड़ा गया उच्चतम रिकॉर्ड 5,500 मीटर है, जो गैलप से पूरे 2,500 मीटर अधिक है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे आश्चर्य है कि पिछले रिकॉर्ड धारक ने ऐसा कैसे किया। क्या वांग टैंग इस दूरी को पार कर सकता है? सबकी निगाहों के सामने वांग टैंग और दूर उड़ता चला गया। इस बार वह रुका नहीं, वो सीधे 6,000 मीटर से आगे निकल गया। हर कोई अचंभित था। पलक झपकते ही, जब वे अभी भी चर्चा कर रहे थे, वांग टैंग पहले ही पिछली सीमा को पार कर चुका था और अतिरिक्त 500 मीटर चला गया था। इतना ही नहीं, उसने रुकने का कोई संकेत भी नहीं दिया। वो अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता रहा। अंत में वांग टैंग 8,200 मीटर की ऊंचाई पर रुक गया। वो एक बिजली के खंभे पर उतरा और पैर मोड़कर बैठ गया। उसने अपने प्राचीन भगवान के शरीर की साधना शुरू कर दी। सभी लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। काफी देर तक देखने के बाद वे अंततः अविश्वास में चौंक गए, ये सोचकर कि कहीं उनकी आंखें उन्हें धोखा तो नहीं दे रही थीं। 8,200 मीटर, हे भगवान, वांग टैंग ने ये कैसे किया? क्या बिजली का उस पर कोई असर नहीं हुआ? उसका शारीरिक शरीर थोड़ा ज्यादा मजबूत है। यहां तक कि गैलप ने भी अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से वांग टैंग को देखा। 8,200 मीटर, यह उससे 5,200 मीटर अधिक था। वो किस प्रकार का विकृत व्यक्ति था? शुरुआत में उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वांग टैंग 3,000 अंक तक पहुंचने में कामयाब रहे, हालांकि ऐसे लोग भी मौजूद थे। इस प्रकार जब गैलप ने अपने सामने काले बालों वाले युवक को देखा तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। जब तक वे आपस में लड़ नहीं लेते, तब तक कोई यह नहीं जान सकता कि कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 3,000 मीटर उनकी सीमा नहीं थी, उनकी सीमा 8,200 मीटर थी। ये काफी निराशाजनक था। उनका अंतर थोड़ा बड़ा था। क्या काले बालों वाले उस युवक का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली था? वो कुछ भी क्यों नहीं देख सका? गैलप के दिल में प्रतिस्पर्धा की भावना उभर आई। वो दूसरे पक्ष के साथ शारीरिक द्वंद्व करना चाहता था। वांग टैंग एक पल के लिए रुका। उसे लगा कि लड़ने की भावना से भरी दो आंखें उसकी ओर देख रही हैं। उसने देखने के लिए अपनी आंखें खोली। यह वही आदमी है? क्या बकवास है। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे लड़ना चाहता है। वांग टैंग दंग रह गया। जब उसने अभी अभी उसे चिढ़ाया था तो दूसरे पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब उसने ऐसी प्रतिक्रिया लाने के लिए क्या किया? क्या इसका कारण ये था कि वो उससे थोड़ा आगे चला गया था? वांग टैंग को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। जल्द ही उसे पता चल गया कि वो क्या था। वांग टैंग, तुमने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। राउंड बॉल की आवाज अचानक सुनाई दी। मैंने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया? वांग टैंग आश्चर्यचकित था। यह सही है। लाइटनिंग वैली में 7वीं अकादमी द्वारा छोड़ा गया रिकॉर्ड 5,500 मीटर का है। आप 8,200 मीटर तक पहुंच गए, इसलिए आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। राउंड बॉल मुस्कुराया। वांग टैंग ने पूछा, क्या रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। गोल गेंद। यह आदमी फिर से शेखी बघार रहा है। वैसे क्या आपको अपने 9 खजानों के शिवालय को परिष्कृत नहीं करना चाहिए? आपके पास बाहर आने का समय क्यों है? वांग टैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, यह एक नई सुविधा है जो मुझे स्वर्ग चरण में आगे बढ़ने के बाद मिली है। यह एक सबसिस्टम या आपके क्लोन जैसा कुछ है। जब भी जरूरत हो, यह आपको सहायता प्रदान कर सकता है। राउंड बॉल ने हंसते हुए गर्व से समझाया। क्या ऐसा है? वांग टैंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे यह बहुत ही उल्लेखनीय लगा। इसके साथ, जब मैं अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, तब भी आप किसी भी समय मेरी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सबसिस्टम मुझे केवल तभी सूचित करेगा जब कुछ विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। राउंड बॉल ने विस्तार से बताया। क्या इससे आपकी खेती पर असर पड़ेगा? वांग टैंग ने पूछा। चिंता मत करो, मुझे इसे बनाए रखने के लिए बस थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। इससे मेरे अभ्यास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राउंड बॉल ने कहा। वांग टैंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। अब जब आपने 7वीं तारकीय अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो आप 7 तारकीय अकादमियों का समग्र रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, राउंड बॉल ने सुझाव दिया। 7 तारकीय अकादमियों का रिकॉर्ड क्या है? वांग टैंग ने पूछा। लाइटनिंग क्षेत्र 7 तारकीय अकादमियों द्वारा साझा किया जाने वाला एक सामान्य क्षेत्र था। 7 तारकीय अकादमियों के सभी छात्र इसमें प्रवेश कर सकते थे। इसलिए प्रत्येक अकादमी की अपनी लाइटनिंग वैली थी। जब वांग टैंग को लाइटनिंग वैली और लाइटनिंग दायरे के अस्तित्व के बारे में पता चला, तो वह पहले से ही इसके बारे में जानता था। इसलिए राउंड बॉल द्वारा 7 तारकीय अकादमियों के रिकॉर्ड का उल्लेख सुनकर वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। 12,000 मीटर, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। अब तक वांग टैंग आश्चर्यचकित था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह किसी नए छात्र द्वारा छोड़ा गया रिकॉर्ड है? राउंड बॉल ने कहा, इसमें कोई गलती नहीं है। ये रिकॉर्ड अकादमी की खुफिया प्रणाली द्वारा तभी दर्ज किया जाएगा जब कोई नया छात्र पहली बार आएगा। ठीक है, मैं बाद में कोशिश करूंगा, वांग टैंग ने सहजता से कहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अगर मैं ये रिकॉर्ड तोड़ दूं, तो क्या मुझे पॉइंट इनाम में मिलेंगे?
बिजली घाटी में प्रवेश करने के लिए अंकों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बिजली क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अंकों की आवश्यकता थी। इसलिए वान टैंग को पहले से कुछ अंक जमा करने की आवश्यकता थी। हाँ, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। यह अच्छा है। वान टैंग की आंखें चमक उठी। उसने सिर हिलाया और कहा, इससे मुझे और प्रेरणा मिलेगी। मुझे पता है कि अगर कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा तो आप कोई वादा नहीं करेंगे। राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, अगर कोई लाभ नहीं है तो कौन प्रयास बर्बाद करेगा। खोखली प्रसिद्धि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वान टैंग भी दिल खोलकर हंसा। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। मजे करो। राउंड बॉल अपनी बात खत्म करने के बाद चुप हो गई। वान टैंग ने आगे खड़े ताकतवर आदमी को देखा और अंततः उसे समझ में आ गया कि वो आदमी लड़ाई के लिए इतना उत्सुक क्यों था। मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह आदमी वास्तव में इस बारे में चिंतित है। हालांकि चूंकि दूसरा पक्ष लड़ना चाहता था, इसलिए वान टैंग ने उसे अस्वीकार नहीं किया। अधिक विशेषता बुलबुले प्राप्त करने का मौका उसके सामने था। तथापि वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन दूसरे पक्ष ने अप्रत्याशित रूप से फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। बस इतना ही, वान टैंग निराश हो गया। वह आदमी वास्तव में उसके साथ द्वंद्वयुद्ध करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छा पर काबू पा लिया। उसकी सहनशीलता अद्भुत थी। वान टैंग को नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है और वह भी परेशान नहीं था। उसने अपनी साधना शुरू कर दी। धमाका धमाका, आकाश में बिजली चमकने लगी और वान टैंग के शरीर पर गिरने लगी। बिजली की शक्ति के निशान उसके शरीर पर छा गए। उसने प्राचीन भगवान के शरीर को सक्रिय कर दिया। दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा काम करने लगी। वान टैंग ने तुरंत महसूस किया कि इसका उसकी साधना पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। परिणाम आश्चर्यजनक थे, बहुत आरामदायक। वान टैंग ने बिजली को अपने शरीर को शुद्ध करने दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अत्यंत सुखद अनुभूति हुई। ऐसा नहीं था कि दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा से दर्द समाप्त हो जाता जब वह अपने शरीर को बिजली से तपता। इसके बजाय दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा के प्रभाव से सब कुछ सहज महसूस हुआ। दर्द अभी भी मौजूद था, लेकिन दर्द को कम करने के लिए अराजकता बल को अवशोषित करने की उसके शरीर की क्षमता और भी मजबूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर कोशिका, हर इंच की मांसपेशी और खून की हर बूंद काम कर रही थी, जिससे उसका शरीर रहस्यमय स्थिति में आ गया था। उसे एक ही समय में दर्द और आश्चर्य दोनों का एहसास हुआ। आकाश शीघ्र ही अंधकार में हो गया। वान टैंग अपनी साधना अवस्था से बाहर निकल गया। उसे आज रात युकियाओ और अन्य लोगों के साथ एक सार्वजनिक पाठ में भाग लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना था, इसलिए उसे दिन के लिए अपना अभ्यास रोकना पड़ा। लेकिन उससे पहले उन्हें रिकॉर्ड तोड़ना जरूरी था। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया और अपने आसपास के सभी गुणकारी बुलबुले एकत्र करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया। फिर एक तेज गति से वो बिजली की घाटी की गहराई की ओर उड़ गया। धमाका, आसमान से बिजली की एक मोटी चमक गिरी, जो पिछली बिजली की चमक से लगभग 3 गुना बड़ी थी। ये बिजली के ड्रैगन की तरह दिख रही थी। वान टैंग ने इसे बलपूर्वक स्वीकार नहीं किया। वो तेजी से इससे बच निकला। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि आसमान घोर अंधकार में डूबा हुआ है। चारों ओर का स्थान विकृत हो गया था। वो बिजली की घाटी में जितना अंदर गया, आसमान से निकलता दबाव उतना ही भयानक होता गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से ऊंचे पहाड़ उतरकर वान टैंग के सिर पर टूट पड़े हों। वान टैंग पहले ही 10,000 मीटर पार कर चुका था और 12,000 मीटर के निशान की ओर बढ़ रहा था। कौन सोच सकता था कि थंडर वैली इतनी गहरी होगी। वान टैंग को बहुत आश्चर्य हुआ। अपनी जगह पर भी वो घाटी का सबसे गहरा हिस्सा नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में बिजली क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंचना असंभव होगा। अचानक उसने एक हल्की सी चीख निकाली। उसने कुछ जाने पहचाने बुलबुले देखे। वे उन बुलबुले जैसे दिख रहे थे जिन्हें उसने पहले उठाया था। उसने ज्यादा नहीं सोचा और बस उन्हें उठा लिया। प्राचीन बिजली रून 100। प्राचीन बिजली रून 80, मैं सही कह रहा हूँ। वे प्राचीन बिजली के रून हैं। वान टैंग के होठों के किनारे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वो अच्छे मूड में था। प्राचीन बिजली के रूनों पर उसकी महारत बढ़ गई थी और उसे इसकी गहरी समझ थी। वान टैंग आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे साधना कर रहे योद्धाओं के चेहरे सदमे और गंभीरता से भरे हुए थे। वे अपने बिजली के खंभों से उठ खड़े हुए और वान टैंग को गौर से देखने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वान टैंग के इरादे को भांप लिया था और वे जानने को उत्सुक थे कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। यदि वान टैंग अन्य तारकीय अकादमियों के छात्रों द्वारा स्थापित रिकॉर्ड तोड़ सके, तो यह निस्संदेह 7वें तारकीय अकादमी के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। 10,000 मीटर, उसने पहले ही 4th स्टेला अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत से लोग मन ही मन बुदबुदा रहे थे। हर बार जब वान टैंग कोई रिकॉर्ड तोड़ता था तो उनका उत्साह बढ़ जाता था। वे चाहते थे कि वे चिल्ला सकें। 10,800 मीटर, उसने द्वितीय स्टेला अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब वान टैंग ने 10,800 मीटर की ऊंचाई पार की तो सभी लोग बहुत उत्साहित हो गए। उनकी आंखों में सम्मान की झलक भी दिखी।
उन्होंने द्वितीय स्टेला अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। चलो, वो तो द्वितीय तारकीय अकादमी थी। इसे 7 तारकीय अकादमियों में दूसरा स्थान दिया गया, जिससे ये ताकत के मामले में प्रथम तारकीय अकादमी के बाद दूसरे स्थान पर आ गया। वांग टैंग ने स्टार रैंकिंग में प्रवेश किया या नहीं, ये हासिल करना उनका सम्मान अर्जित करने के लिए पर्याप्त था। भीड़ ने सांस रोककर सोचा कि क्या वांग टैंग फर्स्ट स्टेला अकेडमी द्वारा स्थापित सर्वोच्च रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। यह सही है, सबसे ऊंचा रिकॉर्ड फर्स्ट स्टेला अकादमी के एक सीनियर ने बनाया था। हालांकि कई शीर्ष रिकॉर्ड जरूरी नहीं कि प्रथम तारकीय अकादमी के मार्शल योद्धाओं द्वारा ही स्थापित किए गए हों, लेकिन लाइटनिंग वैली का सर्वोच्च रिकॉर्ड प्रथम तारकीय अकादमी के एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा द्वारा ही स्थापित किया गया था। इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह भी संकेत मिलता है कि प्रथम तारकीय अकादमी के पास 7 तारकीय अकादमियों पर प्रभुत्व स्थापित करने की शक्ति थी। लेकिन अब 7वीं स्टेला अकादमी का कोई व्यक्ति इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि छात्र इतने उत्साहित थे। प्रथम स्टेला अकादमी द्वारा छोड़ा गया रिकॉर्ड 7वीं स्टेला अकादमी द्वारा तोड़ा जाने वाला था। क्या उल्लेखनीय उपलब्धि थी। 7वीं स्टेला अकादमी के सभी छात्र इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। इस समय वांग टैंग ने भी एक बहुत शक्तिशाली दबाव महसूस किया। अपने मजबूत शारीरिक शरीर के बावजूद वो बिजली की ताकत का पूरी तरह से सामना नहीं कर सका। उसका शरीर भारी हो गया और उसकी गति धीमी हो गई। इस बार ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो विशेषता बुलबुले इकट्ठा करना चाहता था। अकेले दबाव ने उसकी प्रगति को मुश्किल बना दिया। वांग टैंग के पास आसमान से उतरकर जमीन पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कदम दर कदम वो बिजली घाटी की गहराई की ओर बढ़ गया। वांग टैंग गंभीर हो गया। दिलचस्प, प्राचीन भगवान का शरीर। धमाका, उसका खून खौल उठा। वांग टैंग के शरीर के हर कोने में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति उमड़ पड़ी। एक पल में उसकी गति फिर से बढ़ गई, हालांकि दबाव अभी भी बना हुआ था। वांग टैंग को एहसास हुआ कि इस बिंदु पर पहुंचने पर बिजली की शक्ति अब बिजली जितनी भयानक नहीं थी। हालांकि दमनकारी सनसनी उस विनाशकारी बिजली द्वारा उत्सर्जित दबाव के लगभग बराबर थी। 11,000 मीटर, 11,100 मीटर, 11,200 मीटर। वांग टैंग एक एक कदम आगे बढ़ा। वो 12,000 मीटर के निशान के करीब पहुंच रहा था। वह आगे की ओर देख रहा था। उसका चेहरा दृढ़ निश्चयी था। वो ये दूरी पैदल चल सकता था। पीछे खड़े योद्धा भी चुपचाप वांग टैंग की प्रगति गिन रहे थे। वे शायद उससे ज्यादा घबराए हुए और चिंतित थे। वे वांग टैंग जितने आश्वस्त नहीं थे। जब तक वो उस दूरी तक नहीं पहुंच गया, भले ही वो दूरी केवल 100 मीटर की थी, अंतर अभी भी महत्वपूर्ण था। 11,600 मीटर, 11,700 मीटर, 11,800 मीटर। वो लगभग वहां पहुंच ही गया है। वो केवल 200 मीटर दूर है। शुभकामनाएं। बहुत से लोगों ने चुपचाप वांग टैंग की जय जयकार की। इस समय उन्होंने तुलना के बारे में सोचना छोड़ दिया था। जब अंतर छोटा था तब भी वे तुलना कर सकते थे, लेकिन जब अंतर बहुत बड़ा हो गया तो वे केवल विस्मय और प्रशंसा से ऊपर देख सकते थे। अब उन्हें उम्मीद थी कि वांग टैंग सर्वोच्च रिकॉर्ड को पार कर जाएगा और 7वें तारकीय अकादमी को सम्मान दिलाएगा। गैलप का भी अब और हिम्मत नहीं बची थी। वो वांग टैंग को गौर से देखने लगा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस काले बालों वाले युवक में इतनी भयानक विस्फोटक शक्ति होगी। वो अपने मजबूत शरीर के लिए जाना जाता था, लेकिन वो केवल 3,000 मीटर तक ही पहुंच पाया। वो और भी गहराई तक जा सकता था, लेकिन अंदर की ओर अधिक तीव्र बिजली उसकी वर्तमान साधना के स्तर के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए वो 3,000 मीटर पर रुक गया। अगर वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता तो वो 7,000 मीटर तक पहुंच सकता था। लेकिन उनके बीच अभी भी काफी अंतर था। उसे शक्तिहीनता का एहसास हो रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस दूरी तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि वो अपने सभी तुरुप के पत्ते भी इस्तेमाल कर ले तो भी यह असंभव होगा। वांग टैंग ने अपना सिर उठाया और सामने 12,000 मीटर के निशान को देखा। वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। 11,900 मीटर, 12,000 मीटर। जब वांग टैंग आखिरकार 12,000 मीटर के निशान पर पहुंचे तो उनके पीछे खड़े मार्शल योद्धा खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी मुठियां कसकर भींच ली और अपने दिलों में उत्साह व्यक्त करने के लिए उन्हें लहराया। आह! गैलप ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थी और उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतना घबरा जाएगा। अपने व्यक्तित्व के आधार पर वो केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करता था और इन मामलों पर शायद ही कभी ध्यान देता था। फिर भी इस बार एक अजनबी की हरकतें उसकी भावनाओं को झकझोरने में कामयाब रहीं। यह अविश्वसनीय था। लेकिन यह आदमी थोड़ा डरावना था। उसने जटिल नजर से वांग टैंग को देखा। फिर उसने अपनी मुठियां थोड़ी कस ली। उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना उमड़ पड़ी। ये बहुत अच्छा होगा यदि वे द्वंद्वयुद्ध कर सके। आगे जैसे ही वांग टैंग ने 12,000 मीटर के निशान पर पैर रखा, उसके ऊपर एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। उसके कान के पर्दे कांपने लगे और उसके कान बजने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा हो। वो लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। फक! उसने बेकाबू होकर गाली दी। उसके माथे पर ठंडा पसीना टपकने लगा। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि जो लोग पहले आए थे वे इस बिंदु से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। ये दबाव अचानक 10 गुना बढ़ गया। कौन इसका सामना कर सकता था? यदि उसका भौतिक शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो वो अभी जमीन पर गिर गया होता। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या पिछला रिकॉर्ड बनाने वाले सीनियर को मैदान पर दबा दिया गया। वांग टेंग ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ सोचा, तो अब प्रश्न यह उठता है, क्या उसे जारी रखना चाहिए? क्या वो जारी रख सकता है? क्या 12,000 मीटर तक पहुंचना रिकॉर्ड तोड़ना माना गया? ये काफी नहीं लग रहा था। वो ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता था। अगर वो इसे तोड़ना चाहता था तो उसे एक और कदम उठाने की जरूरत थी। लेकिन ये कदम थोड़ा कठिन लग रहा था। वो अपने पैर भी नहीं उठा सकता था। एक कदम चलना तो दूर की बात थी। लेकिन एक रास्ता था। ड्रैगन रक्त लड़ाई काया सक्रिय करें। एक मौन विचार के साथ दिव्य ज्वालाएं उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं और धधकती आग के जटिल पैटर्न बनाने लगी। उसके भीतर से चिलचिलाती गर्मी निकल रही थी, जिससे उसके आसपास की बिजली की शक्ति विकृत हो गई। दमनकारी दबाव कम हो गया। वो क्या कर रहा है? पीछे खड़े लोगों ने वांग टैंग की हरकतें देखी और आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके मन में एक विचार आया, क्या ये खत्म नहीं हो गया? वांग टैंग को लगा कि उसके शरीर से शक्ति बाहर निकल रही है और उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान उभरी। उसने धीरे धीरे अपने पैर उठाए और एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका! जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वांग टेन को अपने शरीर पर दबाव और भी अधिक भयावह महसूस हुआ। धमाका! आकाश में घने बादलों के बीच से एक भयानक बिजली का खंभा उतरा, जो सीधे उसके सिर पर गिरा और उसे बिजली की चमक में लपेट लिया। हौंफना! पीछे खड़े लोग अवाक रह गए। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि पिछला रिकॉर्ड धारक 12,000 मीटर के निशान पर क्यों रुक गया था। अगर वह एक और कदम बढ़ाता तो उसे बिजली का इतना भयानक हमला झेलना पड़ता। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वांग टैंग इसे सहन कर पाएगा। सबकी निगाहों के सामने वांग टैंग बिजली की चमक में नहाया। एक कदम, फिर 2 कदम, 3 कदम। वो जितना आगे बढ़ता गया उतनी ही तेजी से चलता गया। बिजली की चमक बिना रुके वांग टैंग का पीछा करती रही। केवल वांग टैंग ही इस भावना को समझ सकता था। ये काफी उत्साहवर्धक था। बिजली के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें टिमटिमा रही हों। गैलप और अन्य लोग बिजली के भीतर से लाल और नीली रोशनी के फटने को देख सकते थे। ये बहुत स्पष्ट नहीं था। उन्होंने मान लिया कि वांग टैंग बिजली का प्रतिरोध करने के लिए कोई विशेष तरीका अपना रहा है, और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत दृढ़ निश्चय के साथ वांग टैंग 1,000 मीटर आगे बढ़ा और 13,000 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि इस बिंदु पर उसे रुकना पड़ा। वो आगे नहीं जा सकता था। हर 1,000 मीटर पर बिजली की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ, भले ही उसने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को सक्रिय किया हो, वो इसे सहन करने में सक्षम नहीं होगा। इसे भूल जाओ, चलो यहीं रुकते हैं। वांग टैंग ने अपना सिर हिलाया। वो पहले ही 2 दिव्य ज्वालाओं का उपयोग कर चुका था। यदि वो कुछ और ज्वालाओं का उपयोग करता तो वो आगे तक जा सकता था। लेकिन यह आवश्यक नहीं था। उसे बस 12,000 मीटर से आगे निकलने की जरूरत थी। उसने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अंक प्राप्त कर लिए थे। अब वह जा सकता था। अलविदा! वांग टैंग ने आसमान में चमकती बिजली की ओर हाथ हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से पीछे हट गया। इस बीच पूरे अकादमी में एक घोषणा फैल गई। इस बार ये घोषणा केवल 7वीं स्टेलर अकादमी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सभी 7 स्टेलर अकादमियों तक एक साथ फैली। 7 स्टेलर अकादमियों के सभी नए छात्रों के बीच लाइटनिंग वैली में सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए छात्र वांग टैंग को बधाई। दूरी 13,000 मीटर, इनाम 30,000 अंक। ये घोषणा प्रत्येक छात्र की कलाई घड़ी पर प्रसारित कर दी गई और तुरंत हंगामा मच गया। लाइटनिंग वैली का रिकॉर्ड टूट गया है। 13,000 मीटर, ये पिछले रिकॉर्ड से 1,000 मीटर अधिक है। प्रथम स्टेलर अकादमी द्वारा छोड़ा गया रिकॉर्ड 7वीं स्टेलर अकादमी के किसी व्यक्ति द्वारा तोड़ दिया गया। प्रथम स्टेलर अकादमी को शर्मिंदा होना चाहिए। वांग टैंग, ये फिर से वांग टैंग है। मुझे याद आया कि इसने पहले ही स्वॉर्ड स्टॉर्म रैंकिंग रिकॉर्ड तोड़ा था। यह सही है, यह वही है। उसने कुछ समय पहले ही स्वॉर्ड स्टॉर्म रैंकिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था और अब उसने लाइटनिंग वैली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या यह आदमी रिकॉर्ड तोड़ने का दीवाना है? वो अकादमी में कब से है? वो पहले ही लगातार 2 रिकॉर्ड तोड़ चुका है। स्टार रैंकिंग में शामिल प्रतिभाशाली लोग वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि उनमें स्टार रैंकिंग में प्रवेश करने की क्षमता है। टिमोथी, यू युआन रुई, जी हाओ चेन, तीसरे राजकुमार यू युआन हिंग, और यहाँ तक कि महान कियान साम्राज्य से तु शियाओबा, लेन कियानक्स्यू, सु जियानचेन और लिंग यांगक्सु भी यह घोषणा देखकर दंग रह गए। अरे, यह आदमी तो बीमार है।
जी हाओ चेन, जो द्वितीय तारकीय अकादमी में कहीं साधना कर रहे थे, ने अपनी स्मार्ट कलाई घड़ी को देखा और अनियंत्रित रूप से बोले। ये केवल उनके ही विचार नहीं थे, बल्कि यू युआनरुई, टिमोथी और अन्य लोगों के भी यही विचार थे। वान टेंग ने हमेशा सभी की उम्मीदों को पार किया, यहाँ तक कि स्टेलर अकादमियों में भी उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया। वो अन्य प्रतिभाओं से प्रभावित नहीं हुए। उनके विपरीत वे 7 तारकीय अकादमियों में विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों से आए अनगिनत विलक्षण लोगों द्वारा लगभग डूब गए थे। तीसरा राजकुमार यू युआनहेंग काफी भाग्यशाली था। हालांकि वो शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन उसे प्रथम तारकीय अकादमी में प्रवेश के लिए चुना गया। हालांकि उपचार के मामले में ये शीर्ष 10 प्रतिभाओं से कमतर था। उदाहरण के लिए, अनचार्टेड की अपनी पिछली यात्रा के दौरान वो केवल कॉस्मिक अनचार्टेड तक ही जा पाए थे। ये प्रिमोडियल अनचार्टेड जितना अच्छा नहीं था, जो शीर्ष 10 में गया था। एक कदम पीछे रहने पर उसके बाकी सभी कदम पीछे रह जाएंगे। उन्होंने स्टेलर अकादमी में पहले ही इसका गहराई से अनुभव कर लिया था। सौभाग्य से उसे किस्मत का साथ मिला हुआ था। उस ब्रह्मांडीय अज्ञात में उसने कुछ लाभ प्राप्त किए और ब्रह्मांड चरण में आगे बढ़ गया। उसकी ताकत अब सामान्य ब्रह्मांड चरण के मार्शल कलाकारों से कहीं ज्यादा थी। जब उसने घोषणा देखी तो उसका चेहरा बहुत उदास और बदसूरत हो गया। उसने अपने दांतों के बीच से 2 शब्द निकाले, वान टैंग। वो वान टैंग से बहुत नफरत करता था। अगर वान टैंग न होता तो उसे ज्यादा और बेहतर संसाधन मिल सकते थे। वो तो महान अकादमियों में भी सर्वाधिक तेजस्वी प्रतिभावान होते। हालांकि अब उसे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने थे। आगे की राह बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई थी। ये सब वान टैंग की बदौलत संभव हुआ, लेकिन वो 7वीं स्टेलर अकादमी में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और चमक रहा था। वो इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? दूसरी तरफ जुलोग शान को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि वान टैंग उसकी जागीर छोड़कर चला गया है। उसने वान टैंग को रोकने और उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का इरादा किया। लेकिन अब अधिसूचना देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगा। इस आदमी ने फिर से एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब वो उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था तो उसने आगे बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर वान टैंग कुछ और करने जाते तो वे कह सकते थे कि वे भाग रहे हैं और चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन वान टैंग रिकॉर्ड तोड़ने गए। वो और क्या कह सकता था? अंत में, चाहे वो किसी भी दृष्टि से देखे, वो एक जोकर ही था। जुलोग शान इतना निराश था कि उसे खून की उल्टी आने लगी। कुछ देर की उलझन के बाद 7वें स्टेलर अकादमी के कई छात्रों को आखिरकार होश आ गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ ईर्ष्यालु थे और कुछ सुखद आश्चर्य में थे। सभी को बहुत जटिल महसूस हुआ। वान टैंग ने प्रथम स्टेलर अकादमी द्वारा छोड़ा गया रिकॉर्ड तोड़ दिया और 7वीं स्टेलर अकादमी को गौरव दिलाया। बहुत से लोग वान टैंग की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खुद को खुश महसूस नहीं कर सके। वे सभी प्रतिभाशाली थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे ही 7वें तारकीय अकादमी को सम्मान और गौरव दिलाएंगे। लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय थी। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि वान टैंग अब जुलोग शान की चुनौती से बच रहा है। अनजाने में ही सभी ने दोनों घटनाओं को जोड़ दिया। वान टैंग ने रिकॉर्ड तोड़कर अकादमी को गौरव दिलाया। कौन कहेगा कि वो लड़ाई से बच रहा था? अकादमी के कई प्रशिक्षक और विशेषज्ञ भी इस घोषणा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। 7वीं तारकीय अकादमी ने इस बार किसी अच्छे व्यक्ति को लिया। उन्होंने फर्स्ट स्टेलर अकेडमी द्वारा छोड़ा गया रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी तो बहुत समय भी नहीं हुआ है। हे, क्या ये हो सकता है कि 7वीं तारकीय अकादमी, जो हमेशा सबसे नीचे रही है, बढ़ने वाली है? ये कठिन है। केवल एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं है, भले ही वो स्टार रैंकिंग में प्रतिभाशाली हो। हाँ, आप सभी ईर्ष्यालु हैं। हमारी 7वीं स्टेलर अकादमी इस बार निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाली है। बस इंतजार करें। वान टैंग को इस सारे हंगामे के बारे में पता नहीं था। वो अपने मन में राउंड बॉल से संवाद कर रहा था। इनाम 30,000 अंक है, बुरा नहीं है। अब जबकि उसके पास लगभग 90,000 अंक हो गए हैं, तो वो बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाएगा। अंक प्राप्त करना कठिन था, लेकिन खर्च करना आसान था। वान टैंग बिजली घाटी के प्रवेश द्वार पर वापस आया और रास्ते में सभी विशेषता बुलबुले उठाए। अन्य मार्शल योद्धा अपने होश में आए और उसकी ओर देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे कोई राक्षस देख रहे हों। स्टार रैंकिंग के चमत्कार वास्तव में डरावने थे। वान टैंग को उनकी निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने गुण बोर्ड को देखा। उसे लगा कि इस बार उसने बहुत कुछ हासिल किया है। तारामंडल बिजली बल 12,000 बटा 20,000, आकाशीय चरण द्वितीय स्तर। ब्रह्मांड चरण तक पहुंचने के बाद भी उसे एक एक करके स्तर बढ़ाने थे। पहला स्तर अभी भी 10,000 विशेषता अंक का था और प्रत्येक स्तर के साथ ऊपरी सीमा 10,000 विशेषता अंक बढ़ जाती। हालांकि कॉस्मोस स्तर पर 10,000 अंक ही थे। विशेषता मान केवल एक मात्रात्मक प्रतिनिधित्व था। वास्तविकता में एक ब्रह्मांडीय चरण बल विशेषता एक खगोलीय चरण बल विशेषता से कई गुना अधिक थी।
इसलिए यदि दिव्य अवस्था के मार्शल योद्धाओं से बल विशेषताओं को हटा दिया जाए तो उनका मूल्य बहुत कम हो जाएगा। सौभाग्य से बिजली घाटी में सभी मार्शल योद्धा ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा थे। वांग टैंग उतने ही गुण बिंदु लेने में सक्षम था जितने उन्होंने गिराए थे। इससे उनके नक्षत्रीय बिजली बल को पहले स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ने की अनुमति मिली। सामान्य मार्शल योद्धा साधना की इस गति की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अन्य नए छात्र भी वांग टैंग की तरह ब्रह्मांड स्तर पर ही पहुंचे थे। वे इतनी जल्दी दूसरे स्तर पर नहीं पहुंच पाते। एकमात्र अफसोस ये था कि उसका तारामंडल बिजली बल ही एकमात्र ऐसा था जो अगले स्तर तक आगे बढ़ गया था। अन्य बल आगे नहीं बढ़े थे, इसलिए उन्हें कैओस फोर्स में विलय नहीं किया जा सका। वांग टैंग के लिए वो अराजकता बल जिसका वो उपयोग कर सकता था अभी भी ब्रह्मांड के प्रथम स्तर पर था। नक्षत्रीय बिजली बल के अलावा उनकी दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभा और दिव्य स्तर की शारीरिक प्रतिभा में भी सुधार हुआ। दिव्य स्तर बिजली प्रतिभा 5200 बटा 50,000, दिव्य स्तर शारीरिक प्रतिभा 1350 50,000। अंततः ये प्राचीन बिजली रून था। यह एक सुखद आश्चर्य था। वांग टैंग को यहाँ प्राचीन बिजली के रन प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। प्राचीन बिजली के रूनों में महारत हासिल करने के बाद प्राचीन रूनों में उनकी महारत भी बढ़ गई। यह उनकी रून उपलब्धियों के लिए बेहद फायदेमंद था। कुल मिलाकर लाभ बुरा नहीं था। ये लाइटनिंग वैली में उनका पहला अनुभव था। वांग टैंग को बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जीवन हमेशा आश्चर्यों से भरा था। लाइटनिंग वैली से बाहर निकलने के बाद वांग टैंग ने अपना अंतरिक्ष यान निकाला और जाने वाला था। भाई वांग टैंग, रुको, दूर से एक आवाज सुनाई दी। वांग टैंग ने अपना सिर घुमाया और आश्चर्यचकित हुआ। भाई मसल। भाई मसल। गैलप घबरा गया और उसका चेहरा काला पड़ गया। वो कैसा उपनाम था? अहम। वांग टैंग को पता था कि उसने कुछ गलत कहा है। उसने अजीब तरह से खांसते हुए बात बदल दी। क्या बात है? गैलप ने गहरी सांस ली और अपने उपनाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। मुझे चुनौती दो। वांग टैंग को इसकी उम्मीद थी। हालांकि उसने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे चुनौती क्यों दे रहे हो? गैलप ने गंभीर भाव से कहा, क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है। चलो पुरुषों के बीच मुकाबला हो। वांग टैंग, ये शब्द थोड़े अजीब लगे। कृपया मेरी चुनौती स्वीकार करें। आपके पास सबसे मजबूत शरीर है जो मैंने कभी देखा है, गैलप ने उत्तेजित होकर कहा। उसे डर था कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। चिंता मत करो, पहले से ही कोई है जो मुझे चुनौती देना चाहता है। पहले आओ, पहले पाओ की नीति है, इसलिए, वांग टैंग ने कहा। तुम्हारा मतलब झुलोग शान से है? गैलप ने भौहें सिकोड़ी। यह सही है, यह वही है। वांग टैंग ने सिर हिलाया। आप उनकी चुनौती स्वीकार करने जा रहे हैं? गैलप ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने देखा कि वांग टैंग ने झूलोग शान को कोई जवाब नहीं दिया और सोचा कि वांग टैंग चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो इसके बारे में बहुत उत्साहित था। मुझे जाना है। ये कैसा रहेगा? तुम कल फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर जा सकते हो। मैं उसके साथ मुकाबला करने के बाद तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। वांग टैंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। क्या तुम सच में हम दोनों से एक ही दिन में लड़ना चाहते हो? गैलप ने झिझकते हुए कहा। यह वांग टैंग बहुत आश्वस्त था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि वांग टैंग मजबूत थे, लेकिन वे कमजोर भी नहीं थे। इसके अलावा अगर झूलोग शान ने वांग टैंग को उसे चुनौती देने की हिम्मत दी तो वह भी बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। यदि वांग टैंग एक ही दिन में उनसे और झूलोग शान से लड़ना चाहें तो यह थोड़ा अति आत्मविश्वासपूर्ण लगेगा। बेशक, वांग टैंग ने शांति से सिर हिलाया। हमारा समय कीमती है, चलो इसे इंतजार में बर्बाद न करें। चलो कल अपनी लड़ाई खत्म करते हैं। ठीक है, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, मैं कल वहां अवश्य आऊंगा। हालांकि यदि तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकते तो मैं अगली बार तुम्हें चुनौती देने का कोई और अवसर ढूंढ लूंगा। गैलप शुरू से ही बातूनी व्यक्ति नहीं था और उसने तुरंत सिर हिला दिया। कोई समस्या नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरी सेवा से संतुष्ट होंगे, वांग टैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। गैलप, कैसी सेवा? इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे कुछ अशोभनीय कार्य कर रहे थे। वो एक सभ्य आदमी था। गैलप मुड़ा और चला गया। वो अब वांग टैंग से बात नहीं करना चाहता था। उसे अभी भी लाइटनिंग वैली में खेती करनी थी। उसकी शारीरिक साधना एक क्षण के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। वैसे, मेरा नाम गैलप है। जैसे ही वो थंडर वैली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे कुछ याद आ गया और वो वाक्य जोड़ने के लिए पीछे मुड़ा। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। गैलप, वांग टैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हें मेरा नाम पता होना चाहिए, है ना? मुझे पता है। गैलप ने बिना पीछे देखे अपना हाथ हिलाया और लाइटनिंग वैली में चला गया। यह व्यक्ति बुरा नहीं है। क्या यह बुरा नहीं होगा अगर मैं कल उसका जीवन कठिन बना दूं? वांग टैंग ने पीछे की ओर देखा और अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए बुदबुदाया। तुम्हारे पास विवेक है, राउंड बॉल ने मन ही मन कहा। वांग टैंग ने जवाब दिया, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो वही थे जो मुझे चुनौती देना चाहते थे।
टस्क, राउंड बॉल ने घृणा से मुंह बनाया। उसने पूछा, क्या तुम जुलोग शान को चुनौती देने जा रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं उसे चुनौती देना चाहता हूं, उसने मुझे चुनौती दी। दोनों में अंतर है, वान टैंग ने हंसते हुए कहा। गोल बॉल ने सिर हिलाया। अगर वान टैंग उसे चुनौती देता तो उसे लगता कि वो उससे कमतर है। उसके पास उसे चुनौती देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यदि दूसरी पार्टी उन्हें चुनौती दे तो स्थिति अलग होगी। इसका मतलब ये था कि वांग टेंग चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहता था और उसे उसकी परवाह नहीं थी। ये जुलोग शान ही था जिसने वांग टेंग को चुनौती देने पर जोर दिया था। क्या वो आएगा? राउंड बॉल ने पूछा। यह उस पर निर्भर नहीं है कि वो आए या नहीं, वांग टैंग ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। इंट्रानेट पर संदेश भेजो और कहो, तुम बहुत दुष्ट हो। राउंड बॉल के चेहरे पर एक अजीब भाव था। उसने ये शुरू किया, क्या मैं इसे जारी नहीं रख सकता? वांग टैंग अपने अंतरिक्ष यान में सवार होकर जागीर की ओर उड़ गया। वह यू किकियाओ और अन्य लोगों से मिलने के लिए तैयार था। लेकिन यह दिलचस्प है, राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। कुछ ही समय बाद 7वें तारकीय अकादमी के इंट्रानेट पर एक संदेश दिखाई दिया। इसमें लिखा था, मुझे गलती से सोलर ड्रैगन रेस का एक शरीर मिल गया है और मैं इसे कल बेचने की तैयारी कर रहा हूँ। जो लोग इच्छुक हैं, कृपया जल्द से जल्द मुझसे संपर्क करें। हॉन्फना। जैसे ही यह खबर प्रकाशित हुई, पूरे अकादमी में हंगामा मच गया। इस समय सभी को आखिरकार समझ में आ गया कि जुलोग शान वांग टैंग पर क्यों अड़ा हुआ था। उसने अपने कबीले के सदस्य का शव ले लिया, वो उससे नफरत कैसे न कर सकता था। वांग टैंग द्वारा आंतरिक वेब पर पोस्ट किए गए संदेश से 7वें तारकीय अकादमी में भारी हलचल मच गई। यह एक चौंकाने वाली खबर थी। आइए, ये तो सोलर ड्रैगन रेस का शरीर था। कई मार्शल योद्धाओं के लिए सौर ड्रैगन जाति का शरीर महत्वपूर्ण अनुसंधान मूल्य रखता था, खास तौर पर सोलर ड्रैगन रेस के विरोधियों के लिए। अगर उन्हें शोध के लिए सोलर ड्रैगन रेस का एक समूह मिल जाए तो वे उनकी कमजोरियों का पता लगा सकेंगे और उनका मुकाबला करने के लिए रणनीति भी बना सकेंगे। यही कारण था कि जुलोग शान सौर ड्रैगन जाति के शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। पहले तो उन्होंने सोचा कि वांग टैंग कभी भी यह जानकारी जारी नहीं करेंगे। सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धा का शरीर बेहद कीमती था। अगर दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चल जाता तो निश्चित रूप से यह अनावश्यक परेशानी का कारण बनता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वांग टैंग ने यह जानकारी उजागर कर दी। इस कदम ने जुलोग शान को चौंका दिया। जुलोग शान अपने मनों में क्रोध से भर गया। उसके शरीर से शक्ति बाहर निकली और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। वांग टैंग, तुम मौत की तलाश में हो? उसके मुंह से क्रोध भरी दहाड़ें निकली और महल में गूंज उठी। टस्क टस्क, जुलोग शान शायद गुस्से में उबल रहा है। वांग टैंग दुष्ट है, वो अपने परिवार के सदस्य का शव बेच रहा है। वो पूरी सौर ड्रैगन जाति को अपमानित कर रहा है। ठीक है, आप उसे दोष नहीं दे सकते। जुलोग शान उसे उकसाता रहा। अगर मैं होता तो मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या तुम सौर ड्रैगन जाति को अपमानित करने का साहस कर सकते हो? मेरी हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं किसी को उनके खिलाफ लड़ते देखकर बहुत खुश हूं। ये रोमांचक है। क्या कोई सचमुच इसे खरीदेगा? बेशक, हर कोई सोलर ड्रैगन रेस से नहीं डरता। ये सही है, सौर ड्रैगन जाति के कई दुश्मन हैं। मुझे डर है कि कई लोग अब गुप्त रूप से वांग टेंग से संपर्क कर रहे हैं। यदि जुलोग शान जल्द ही कार्रवाई नहीं करता है तो सौर ड्रैगन रेस का शरीर किसी और द्वारा खरीद लिया जाएगा। हाँ, अगर वो इसे खरीदना भी चाहे तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अकादमी में बहुत से लोग जीवन चर्चाओं में व्यस्त थे। कुछ लोग दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश थे। उन्हें लग रहा था कि जुलोग शान को आखिरकार अपना हमशक्ल मिल गया है। हर कोई सोलर ड्रैगन रेस से नहीं डरता था। इससे पहले वो वांग टैंग पर दबाव डालता रहा। अब जब उसने उसका गुस्सा भड़का दिया तो उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जुलोग शान ने गड़बड़ कर दी थी। कई लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि जुलोग शान की प्रतिक्रिया कैसी होगी। उन्हें लगा कि एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। अंतरिक्ष यान पर वांग टैंग आंखें बंद करके आराम कर रहा था जब राउंड बॉल की उत्साहित आवाज सुनाई दी। वांग टैंग, बहुत सारे लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं। सच में? वांग टैंग मुस्कुराया। इसे खोलो और देखो। तुरंत ही उसके सामने एक हल्की स्क्रीन खुल गई जो संचार अनुरोधों से भरी हुई थी। ये बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि सौर ड्रैगन जाति के दुश्मन मेरी कल्पना से कहीं अधिक हैं, वांग टैंग ने हंसते हुए कहा। राउंड बॉल ने बताया, हो सकता है कि वे सभी दुश्मन न हो। कुछ लोग बस सोलर ड्रैगन रेस का अध्ययन करना चाहते हो। आखिरकार यह एक अत्यंत शक्तिशाली और अनोखी रेस है जिसका अनुसंधान मूल्य बहुत अधिक है। यही कारण है कि सोलर ड्रैगन रेस शायद ही कभी अपने शरीर को पीछे छोड़ने की अनुमति देती है। वांग टैंग ने कहा, ऐसी अपार शक्ति वाली वंशावली के साथ चुनौतियां भी आती हैं। यह अपरिहार्य है। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो शक्तिशाली प्राणियों और चीजों पर शोध करते रहेंगे और उनसे अधिक शक्ति प्राप्त करने का शॉर्टकट खोजने की उम्मीद करेंगे। राउंड बॉल ने कुछ उदास होकर उत्तर दिया।
वांग टैंग ने सिर हिलाया और चुप रहा। विशाल ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं थी। अंततः व्यक्ति इनके आदी हो जाता है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? एक एक करके उन्हें जवाब दोगे? राउंड बॉल ने पूछा। चलो उन्हें लटका कर छोड़ देते हैं, कोई जल्दी नहीं है। वांग टैंग मुस्कुराया। हो सकता है कि अंदर जो लोग शान के माथत हों। आप सही कह रहे हैं, हमें उससे सावधान रहना चाहिए, राउंड बॉल ने कहा। अंतरिक्ष यान जल्द ही कॉस्मोस जोन के आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया। वांग टैंग अपने मनों में वापस चला गया। जैसे ही वो उतरा, उसने देखा कि यू किकियाओ और अन्य लोग प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहे थे। आप पहले से ही यहाँ हैं, वांग टैंग ने आश्चर्य से कहा। हमने देखा कि आपने लाइटनिंग वैली में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यहाँ तक कि आंतरिक वेब पर एक प्रभावशाली संदेश भी भेजा है। इसलिए हम आपका इंतजार करने के लिए बाहर आए थे। हमें डर था कि ज़ुलौंग शान आप पर घात लगाने के लिए लोगों की व्यवस्था कर सकता है। यू किकियाओ ने उसे देखा और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा। मुझे लगता है मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। वांग टैंग अवाक रह गया। क्या तुम इंसान भी हो? यू किकियाओ ने वांग टैंग को देखा और आश्चर्य से जीभ चिटकाए। वांग टैंग का चेहरा काला पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं इंसान नहीं हूं तो मैं क्या हूं? बेशक एक राक्षस, यू किकियाओ ने हंसते हुए कहा। नहीं तो तुम इतने असामान्य कैसे हो सकते हो? रिकॉर्ड इतने लंबे समय से हैं कि कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता, लेकिन जब वे तुम्हारे हाथों में आए तो वे एक के बाद एक बिखर गए। वांग टैंग ने कहा, कृपया प्रशंसा जारी रखें। ऐसा लग रहा था कि उसे इसमें मजा आ रहा था। यू किकियाओ, यह व्यक्ति इतना मोटी चमड़ी वाला क्यों था? हा हा हा, ट्रेंड बोरेट जोर से हंस पड़ा। उसे ये दृश्य बहुत मनोरंजक लगा। उसे वांग टैंग और अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत में बहुत मजा आने लगा था। भूल जाओ, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। जल्दी या बाद में मैं दम घुटने से मर जाऊंगी। यू किकियाओ अवाक रह गई। बकवास मत करो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया। तुम क्यों घुट घुट कर मरोगी? वांग टेंग ने अजीब तरह से उसके लाल होठों पर नजर डाली। ऐसी क्या बात है? यू किकियाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने उत्सुकता से पूछा। खांसी, कुछ नहीं। वांग टैंग ने अजीब तरह से खांसते हुए अपना सिर हिलाया। अजीब बात है, यू किकियाओ ने गुस्से से जवाब दिया। वो वांग टैंग के इरादे को समझ नहीं पाए। क्या अब हम जा रहे हैं? वांग टैंग ने विषय बदलते हुए पूछा। चलो चलें, सार्वजनिक व्याख्यान जल्द ही शुरू होने वाला है, यू किकियाओ ने कहा। वे वांग टैंग के अंतरिक्ष यान पर चढ़ने की तैयारी करने लगे। मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। अचानक कहीं दूर से हॉन्फने और हॉन्फने की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए सभी लोग अचंभित रह गए। उन्होंने अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने एक मोटे ताजे व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। वो बहुत ही अस्त व्यस्त दिख रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। फफिट, यह वैड है। यू किकियाओ ने जब उसका रूप देखा तो वह जोर से हंस पड़ी। वह यहाँ क्यों है? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। उसने सोलर ड्रैगन रेस का अपमान किया है और पिछले कुछ दिनों से अपने मनों में फंसा हुआ है। वो शायद यहाँ शरण लेने आया है, यू कियाओ ने हंसते हुए कहा। शरण ले? वांग टैंग अवाक रह गया। अचानक उसने अपनी नजर घुमाई और देखा कि दूर से कई आकृतियां वैड का पीछा कर रही हैं। बेवकूफ मोटे, भागो मत, तुरंत रुक जाओ, लगातार चीखें सुनाई दे रही थीं। वैड और भी तेजी से भागा और जल्द ही वांग टैंग और अन्य लोगों के सामने आ गया, जोर जोर से हौंफता हुआ। बॉस, मुझे बचाओ। बोलते समय वो वांग टैंग के पैर को गले लगाना चाहता था। रुको, वांग टैंग ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और मोटे आदमी का कॉलर पकड़ लिया, जिससे उसकी हरकत रुक गई। अगर वो कोई महिला होती तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, आखिरकार कुछ भी नहीं खोना था। लेकिन यह एक मर्द था और एक घटिया मोटा आदमी। अगर वो उसे अपनी जान से चिपका लेता तो वांग टैंग को लगता कि उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संक्षेप में कहें तो वह इसके खिलाफ थे। वेड पहले से ही वांग टेंग से छोटा था। झुकने पर वह लगभग आधे शरीर से छोटा था। वांग टेंग ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। वेड सिर्फ 2 बार ही अपने पैरों को हवा में हिला सका। बताओ, क्या हुआ? वांग टेंग ने पूछा। वे ज़ुलौंग शान के आदमी हैं। वे मुझे पकड़ना चाहते हैं, वेड ने जल्दी से कहा। ज़ुलौंग शान के आदमी? वांग टैंग ने भौहें सिकोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या करना चाहते हैं। भाई, मैं तुम्हारे बारे में सही था। वेड भावुक हो गया। एक तरफ हट जाओ, वांग टैंग ने घृणा से कहा। ठीक है। वेड तुरंत आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ खड़ा हो गया, लेकिन उसका मुंह लगातार बड़बड़ाता रहा। बॉस, वे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने आंतरिक वेब पर भी आपका अपमान किया। लेकिन चिंता न करें, मैंने उन्हें आपके लिए अपनी बात कह दी है। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, बॉस। मुझे यही करना चाहिए। लेकिन फिर वे नाराज हो गए और कई दिनों तक मुझे परेशान करते रहे। मैं उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।
आज जब मैंने आपके रिकॉर्ड तोड़ने की खबर देखी तो मुझे पता था कि मेरा उद्धारकर्ता आ गया है और केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। वांग टैंग को ऐसा लगा जैसे उसके कानों के आसपास मच्छरों का झुंड भिन रहा हो। उसने अचानक कहा, चुप रहो। वैड ने धूर्त मुस्कान के साथ वांग टैंग के हाव भाव को देखा और आज्ञाकारी ढंग से कहा, ठीक है। उसने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। तुरंत ही वांग टैंग के चारों ओर सन्नाटा छा गया। यू किकियाओ और ट्रेंट बोरेट ने वैड को अजीब तरह से देखा। यह मोटा आदमी वाकई कुछ खास था। वो वांग टैंग को चुप करा सकता था। इस समय वैड का पीछा करने वाले लोगों का समूह आखिरकार पकड़ में आ गया। जब उन्होंने वांग टैंग को देखा तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। वे कुछ 100 मीटर दूर रुक गए और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनमें से एक ने कहा, वांग टैंग, उस मोटे आदमी को हमें सौंप दो। छुट्टी। वांग टैंग ने ये शब्द धीरे से कहा। तुम। व्यक्ति का चेहरा हरा हो गया। वांग टैंग उसे नीची नजर से देख रहा था। वे सभी नए छात्र थे लेकिन उसने उसे जाने के लिए कहा। वो उसे नीची नजर से देख रहा था। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आप फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर जा सकते हैं। वांग टैंग ने उनकी ओर घृणा से देखा। हम घमंड मत करो। तुम में भाई जुलोग शान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। तुम यहाँ इतने घमंडी क्यों बन रहे हो? एक और व्यक्ति ने नाकबान सिकोड़ी। क्या मुझे उसे सिर्फ इसलिए चुनौती देनी चाहिए क्योंकि वह चाहता है? वो खुद को क्या समझता है? वांग टैंग ने व्यंग्य किया। अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं और उसने कहा, अगर तुम अभी नहीं जाते हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। तुम योद्धा उसकी आभा से भयभीत थे। वे क्रोधित थे लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैं एक बार फिर कहूंगा, चले जाओ। वांग टैंग ने ठंडे स्वर में कहा। मार्शल कलाकारों के चेहरे क्रोध से लाल हो गए लेकिन अंत में वे नाखुश होकर वहां से चले गए। वांग टैंग ने उन पर बहुत दबाव डाला। आखिरकार वह जुलोग शान जितना ही शक्तिशाली योद्धा था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उसके मुकाबले में नहीं थे। यदि वे अभी कार्रवाई करेंगे तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। वे केवल जुलोग शान और वांग टैंग के बीच लड़ाई का इंतजार कर सकते थे। अगर वांग टैंग हार गया तो वे उससे और नहीं डरेंगे, लेकिन अगर वो जीत गया। उन्होंने इस परिणाम के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उनके और वांग टैंग के बीच संघर्ष पहले ही जड़ जमा चुका था। इसे आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता था। वैड ने उन लोगों के जाने के तुरंत बाद वांग टैंग को करी खिलाना शुरू कर दिया। बॉस, आप अविश्वसनीय है। बस एक शब्द और वे डर के मारे भाग गए। ठीक है, अब वे चले गए हैं। तुम भी जा सकते हो। अगर वे तुम्हें फिर से परेशान करें तो मुझे बता देना और मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। वांग टैंग ने अपने हाथ की एक लहर के साथ मोटे को खारिज कर दिया। ऐसा मत कहिए, बॉस। मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें। वैड ने तुरंत विनती की। तुम सुंदर नहीं हो। मैं तुम्हें क्यों रखूं? कहीं और जाओ। वांग टैंग ने तिरस्कार के साथ कहा। वैड, धत तेरी की, एक पुरुष के रूप में वो कब खड़ा हो सकेगा? हाँ, ये बहुत मजेदार है। तुम एक दिलचस्प मोटे आदमी हो। यू किकियाओ हंस पड़ी जब उसने वैड की आंखों में कड़वाहट देखी। हम दोनों पुरुष हैं। हमें एक दूसरे से घृणा क्यों करनी चाहिए? वैड ने धीरे से कहा। चलो छोड़ो। वांग टैंग निराश हो गया। वांग टैंग, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले लेते? यह मोटा आदमी काफी प्रतिभाशाली है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि उसने कुछ दिन पहले क्या किया था। उसने बहुत सारे फर्जी अकाउंट बनाए और तुम्हें जुलोग शान का अपमान करने में मदद की। मुझे भी ये देखकर खुशी हुई, यू किकियाओ ने सुझाव दिया। वैड को आश्चर्य हुआ कि यह सुंदरी उसके लिए बोल रही थी। उसने जल्दी से उसे कृतज्ञता भरी नजर से देखा और फिर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है, बॉस। मैं लोगों को गाली देने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं इसमें वाकई बहुत अच्छा हूँ। वांग टैंग को इस घटना के बारे में पता था। यू किकियाओ द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के बाद वह खुद को मोटे आदमी की ओर देखने से रोक नहीं सका और एक पल के लिए विचार करने लगा। फिर उसने नरमी दिखाई, ठीक है, चूंकि हम सभी अकादमी के छात्र हैं और महान कियान साम्राज्य से हैं, इसलिए हम एक दूसरे को एक ही समूह का हिस्सा मान सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरे नाम का इस्तेमाल करके परेशानी खड़ी मत करना। अगर मुझे पता चला तो तुम सबसे पहले मेरे परिणामों का सामना करोगे। बॉस, चिंता मत करो, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ और हमेशा परेशानी से बचता हूँ। वैड ने वांग टैंग की सहमति सुनकर उत्सुकता से कहा। वांग टैंग को मोटे आदमी के काम करने का तरीका याद आ गया। ऐसा ही लग रहा था। यह मोटा आदमी बहुत डरपोक था। उसके लिए मुसीबत खड़ी करना आसान नहीं होगा। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और यू किकियाओ और बाकी लोगों से कहा, अब और समय बर्बाद मत करो, चलो। हाँ, यू किकियाओ ने सिर हिलाया। बॉस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वैड ने उत्सुकता से पूछा। आध्यात्मिक साधना पर एक सार्वजनिक पाठ सुनने के लिए। बोलने वाले व्यक्ति का नाम ट्रेंट बोरेट था। उसे वैड दिलचस्प लगा और उसने उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी। ओह, वैड दंग रह गया जब उसने दूसरे पक्ष के चेहरे पर भाव देखा।
वह आश्चर्यचकित था। एक ट्रंट, कितनी दुर्लभ प्रजाति है ये, लेकिन जब वो मुस्कुराता है तो बहुत क्रूर दिखता है। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए वांग टैंग के अंतरिक्ष यान पर सवार हो गए। फिर वे अकादमी के एक निश्चित भाग की ओर चले। यू किकियाओ, बोरेट और वैट के अलावा जो रास्ते में उनके साथ शामिल हुए, यू युनशियान भी मौजूद थे। हालांकि वो काफी शांत था, अभी तक उसने मुश्किल से ही बात की थी। अंतरिक्ष यान पर सभी लोग हॉल में बैठ गए और अपनी सामान्य बातचीत शुरू कर दी। इसी विषय पर बात करते हुए आपने अचानक जाकर रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिया? यू किकियाओ ने फिर से उत्सुकता से पूछा। मैंने नहीं किया, मैं बस लाइटनिंग वैली में देखने गया था और इसे यूं ही आजमाया था। मुझे रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद नहीं थी। ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत आसान था, वांग टैंग ने यूं ही कहा। यू किकियाओ फिर से अवाक रह गया। यह आदमी बहुत घमंडी था। उसने शेखी बघाड़ना कभी बंद नहीं किया। वांग टैंग मन ही मन मुस्कुराया। दिखावा हवा की तरह है, हमेशा मेरे साथ रहती है। अगर मैं हर दिन दिखावटी अभिनय न करूं तो मुझे असहज महसूस होगा। इस विषय पर बोलते हुए मैं ऐसा कब बन गया? वांग टैंग ने उसकी थोड़ी को छुआ। बॉस, आप अद्भुत हैं। हालांकि इस बार उसके बगल में एक और व्यक्ति था जो उसका उत्साहवर्धन कर रहा था। उस सोलर ड्रैगन रेस के शरीर में क्या है? क्या तुम्हारे पास वाकई एक है? यू किकियाओ ने विषय बदलने का फैसला किया और रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में बात करना बंद कर दिया। अगर नहीं तो उसे वांग टैंग को सिर पर मुक्का मारने की इच्छा हो सकती है। मेरे पास एक है, क्या तुम इसे खरीदना चाहती हो? वांग टैंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अगर तुम इसे खरीदना चाहती हो तो मैं तुम्हें 20% की छूट दूंगा क्योंकि हम दोस्त हैं। धन्यवाद, लेकिन नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू किकियाओ ने अपनी आंखें घुमाई। यह आदमी बहुत क्रोधित था। वांग टैंग, आपको सोलर ड्रैगन रेस का शरीर कैसे मिला? ट्रेंट बोरेट पूछे बिना नहीं रह सका। वांग टैंग ने कहा, सोलर ड्रैगन रेस के शरीर पर एक काली आत्मा का नियंत्रण था। मैंने उसे वापस छीन लिया। ये युद्ध में मेरी लूट है। एक सोलर ड्रैगन रेस का शरीर जो एक अंधेरे प्रेत द्वारा नियंत्रित किया गया था। यू किकियाओ और अन्य लोग चौंक गए। उन्हें इस मोड़ की उम्मीद नहीं थी। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कोई आश्चर्य नहीं कि वांग टैंग के पास सोलर ड्रैगन रेस का शरीर था। इस तरह उसे यह मिला। सामान्य परिस्थितियों में सौर ड्रैगन जाति का शरीर प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होगा। अंधेरे भूत वाकई डरावने होते हैं। वे सोलर ड्रैगन रेस के शरीर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये काले भूत किस जाति से हैं? यू किकियाओ ने पूछा। उसका चेहरा डर से भर गया था। वांग टैंग ने उन्हें शैतानी दिमाग के अंधेरे भूतों के बारे में बताया। हर किसी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। ये डरावना है। शैतानी दिमाग की जाति दूसरे प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर सकती है और उन्हें नियंत्रित कर सकती है। वैट कांप उठा। उसे बेचैनी महसूस हुई। यू किकियाओ और अन्य लोगों की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। उनके चेहरे घृणा से विकृत हो गए थे। इसका मतलब है कि सौर ड्रैगन जाति को आपको धन्यवाद देना चाहिए। यू किकियाओ ने भौहें सिकोड़ी। अगर वे शुरू से ही थोड़े विनम्र होते तो मैं उनकी मदद करने पर विचार कर सकता था। भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग टैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहा हो, यह मेरी गलती नहीं है, यह उनकी गलती है। खैर, सोलर ड्रैगन रेस को दबंग होने की आदत है। उन्होंने शायद आपको धन्यवाद देने के बारे में कभी नहीं सोचा। यू किकियाओ ने टिप्पणी की। लेकिन सोलर ड्रैगन रेस वास्तव में शक्तिशाली है। यदि आप सोलर ड्रैगन रेस का शरीर बेचते हैं तो आप पूरी रेस को नाराज कर सकते हैं, बोरेट ने कहा। चिंता मत करो, मैं सोलर ड्रैगन रेस का शरीर दूसरों को नहीं बेचूंगा। यह अंत में सोलर ड्रैगन रेस के पास वापस आ जाएगा। हालांकि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वांग टैंग लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। यदि उसने सोलर ड्रैगन रेस के शरीर को दूसरों को बेच दिया तो संभवतः इसका परिणाम एक अंतहीन प्रतिशोध होगा जो एक अपूरणीय घृणा का निर्माण करेगा। हालांकि अगर वो सिर्फ झूलोक शान से कुछ पैसे ऐंठना चाहता था तो यह मामला युवा पीढ़ी तक ही सीमित रहेगा। अगर सोलर ड्रैगन रेस के दुर्जेय योद्धा कार्रवाई करना चाहते थे तो उन्हें इस बात पर विचार करना था कि क्या यह इसके लायक है। उनके संपर्कों का नेटवर्क कुछ ऐसा नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। वांग टैंग अब अविकसित ग्रह से आया वो योद्धा नहीं था जिसे ब्रह्मांड में आने पर पहली बार परेशान किया गया था। आप बहुत चालाक हैं। यू किकियाओ और अन्य लोगों ने अंततः वांग टैंग की योजना को समझा और टिप्पणी की। जैसा कि बॉस से उम्मीद थी, आप बिना खून बहाए मार देते हैं। वैड ने समय पर चापलूसी की। तुम बहुत चाटुकार हो। यू किकियाओ अवाक रह गई। हाँ, वैड ने अपना सिर खुजलाया और बेपरवाही से मुस्कुराया। अंतरिक्ष यान जल्द ही एक इमारत के सामने उतरा। वांग टैंग और अन्य लोग अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गए और उन्होंने इसे अपने पास रख लिया। उनके सामने की इमारत बहुत बड़ी थी। सिर्फ यह इमारत ही कुछ 100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसकी वास्तुकला बहुत ही अनोखी थी, जिसे पूरी तरह से एक अज्ञात धातु से बनाया गया था, जिससे यह एक शानदार नजारा बन गया। प्रत्येक इमारत आसानी से अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
जब वांग टैंग और उनकी टीम उतरी तो उनके आसपास कई अंतरिक्ष यान भी उतरे। एक के बाद एक मार्शल योद्धा आकाश में दिखाई दिए। ये लोग भी पाठ के लिए यहाँ आए थे। नए छात्रों के अलावा वहाँ वरिष्ठ छात्रों की भी बड़ी संख्या थी। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो सभी एक साथ अनियोजित स्वर में चुप हो गए, मानो इस स्थान का कोई असाधारण पवित्र महत्व हो। चलो चलते हैं, आज हम जिस सार्वजनिक पाठ में भाग लेने जा रहे हैं वह सैंक्टम बिल्डिंग नंबर 7 में है। यू किकियाओ ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। वह पहले से ही लेआउट से परिचित थी, इसलिए वह यहाँ बिल्कुल अजनबी नहीं थी। अभयारण्य भवन संख्या 7, वांग टेंग ने दोहराया। इस परिसर को सैंक्टम कहा जाता है। ये वह जगह है जहाँ प्रशिक्षक आमतौर पर अपनी शिक्षा देते हैं। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ कई इमारतें हैं। चूंकि हम नए छात्र हैं, इसलिए हम अपेक्षाकृत सबसे पीछे वाली इमारत नंबर 7 में कक्षा में भाग लेंगे, यू किकियाओ ने आवाज के जरिए बताया। वांग टैंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। वो यू किकियाओ के पीछे पीछे एक इमारत में चला गया। इस बीच कई अन्य नए छात्र भी सैंक्टम बिल्डिंग नंबर 7 में प्रवेश कर रहे थे। वांग टैंग और उनका समूह भी लोगों के प्रवाह में शामिल हो गया और इमारत में प्रवेश कर गया। भवन के अंदर अनेक व्याख्यान कक्ष थे। वांग टेंग और अन्य लोग आज जिस सार्वजनिक पाठ में भाग ले रहे थे वह व्याख्यान कक्ष संख्या 3 में था। भवन में प्रवेश करने के बाद वे सीधे व्याख्यान कक्ष संख्या 3 में चले गए। पूरे हॉल में 10,000 लोग बैठ सकते थे। इस समय हॉल लगभग भर चुका था और लगभग हर सीट पर लोग बैठे थे। जैसे ही वांग टैंग और अन्य लोग हॉल में दाखिल हुए, उनकी कलाई घड़ियों पर अंक कटौती के बारे में एक अधिसूचना आ गई। मुझे पता है कि एक शाश्वत मंच प्रशिक्षक का पाठ सुनने के लिए 300 अंक खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये दुखदाई है, यू किकियाओ ने पीड़ा में अपनी छाती पकड़ते हुए कहा। वेट के मोटे चेहरे पर पीड़ा का भाव उभर आया। उसके पास केवल 1000 अंक थे। हालांकि उसने आंतरिक वेब पर दूसरों की छोटी छोटी मदद करके कुछ अंक अर्जित किए थे, फिर भी यह एक बूंद के बराबर था। एक बार में 300 अंक खर्च करना उसके जीवन पर भारी पड़ रहा था। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको कुछ उधार दे सकता हूँ, वांग टैंग ने खुद को ज्यादा प्रभावित महसूस न करते हुए कहा। उसके पास लगभग 90,000 पॉइंट थे, इसलिए उसे खर्च की चिंता नहीं थी। वांग टैंग, हमें अपना काम जल्दी शुरू करना होगा, अगर नहीं तो हमारे पास पर्याप्त अंक नहीं होंगे, यू किकियाओ ने कहा। यह मेरी गलती है, मैं जुलोग शान का ख्याल रखने के तुरंत बाद काम शुरू कर दूंगा, वांग टैंग ने जल्दी से जवाब दिया। उसे थोड़ा अजीब लगा। उन्हें कुछ समय पहले ही काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन वो लिन चुहान के मामलों में व्यस्त थे और उनके पास इस पर काम करने की ऊर्जा नहीं थी, इस कारण देरी हुई। आपने ये कहा, यू किकियाओ ने कहा। एक सज्जन का वचन एक वादे के समान ही अच्छा होता है। इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, वांग टैंग ने आश्वस्त किया। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा, यू किकियाओ ने उसकी ओर देखा। बिजनेस, वेट की आंखें चमक उठी। उसने झुककर पूछा, बॉस क्या बिजनेस है? मुझे भी शामिल कर लो, मैं बिजनेस करने में अच्छा हूँ। तुम, वांग टैंग ने उसकी ओर देखा और कहा, यह संभव है? सचमुच, वेट खुश था। यू किकियाओ, उसे विवरण समझाओ, वांग टैंग ने कहा, एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हुए और कार्य को यू किकियाओ को सौंपते हुए। यू किकियाओ ने झल्लाहट में अपनी आंखें घुमाई। उसने वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए वेट से बात करना शुरू कर दिया। वेट की आंखें चमक उठी जब उसने सुना। उसके उत्साह के साथ साथ उसका उत्साह भी बढ़ता गया। बॉस, आपको मुझे इसमें शामिल करना ही होगा। मैं इस तरह की चीजों में वाकई बहुत अच्छा हूँ। हाल ही में मैंने आंतरिक वेब पर काफी कनेक्शन बनाए हैं। मैंने गुप्त रूप से म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन नामक एक सहयोगी समूह भी बनाया है। ये हमारे महान कियान साम्राज्य के प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों से बना है। मैं चैनल खोलने में मदद कर सकता हूँ। इस बार वांग टैंग वाकई हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेट को ऐसी भूमिका मिलेगी। यह एक सुखद आश्चर्य था। वांग टैंग को हमेशा से लगता था कि वेट तुच्छ व्यक्ति है, यहाँ तक कि जब वे टैलेंट्स लीग में मिले थे। हालांकि वो मजबूत थे, अन्यथा वो शीर्ष 500 में प्रवेश नहीं कर पाते। यह ऐसा काम नहीं था जो केवल चालाकी से हासिल किया जा सकता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी प्रतिभा होगी। वो उसे सिर्फ एक डरपोक व्यक्ति ही समझता था। उसे सेवेंथ स्टेलर अकेडमी में दाखिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसने अनचार्टेड में 1 महीना भी बिताया था। फिर भी वो म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन की स्थापना करने में कामयाब रहा। वो एक प्रतिभा थे। यदि वो प्रतिभाशाली नहीं थे तो कौन था? वांग टैंग ने मोटे आदमी को अलग नजरिए से देखा। उसके अधीन ऐसी प्रतिभा का होना बहुत फायदेमंद था। यहाँ तक कि यू किकियाओ और अन्य लोग भी आश्चर्य से वेट को देखने लगे। इस मोटे ने बिना कोई आवाज किए कुछ बड़ा काम कर दिखाया। बाहरी दिखावे के आधार पर कभी कोई फैसला न करें। हमें अपने म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन के बारे में बताइए, वांग टैंग ने ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा। हॉल में मौजूद सभी लोग अद्भुत श्रवण शक्ति वाले ब्रह्मांड मंच के मार्शल कलाकार थे। व्यक्तिगत रूप से ऐसी बात कहना उचित नहीं था,
इसलिए उनमें से कुछ लोग केवल आवाज के जरिए ही इस पर चर्चा कर सकते थे। ठीक है। वैट को बहुत खुशी हुई जब उसने वांग टैंग की दिलचस्पी देखी। वो तुरंत मुस्कुराया और आवाज के जरिए समझाया। दिलचस्प बात यह है कि इस मोटे आदमी ने न केवल धमकाए जाने से सीखा बल्कि इससे मूल्यवान अनुभव भी प्राप्त किया। नतीजतन उसके पास कमजोर व्यक्तियों को जीतने का हुनर है। स्टेलर अकादमियों में कई मार्शल योद्धाओं को अपने और कुछ शीर्ष प्रतिभाओं के बीच की खाई का एहसास हुआ। अगर वे अकेले ऐसा करते तो अकादमी में जीवित रहना बहुत मुश्किल होता। मोटे आदमी ने इस धारणा को पकड़ लिया और लोगों के समूह के बीच सामूहिक मानसिकता को प्रज्वलित करने के लिए साझा आक्रोश के स्वर का इस्तेमाल किया। बहुत समझाने के बाद उन्होंने आखिरकार म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन का गठन किया। सीधे शब्दों में कहें तो यही था। वांग टैंग, यू किकियाओ और अन्य लोग दंग रह गए। यह व्यक्ति सरल नहीं था, वो लोगों की भावनाओं को भड़काने में माहिर था। आप ये बता सकते हैं कि उसने सोलर ड्रैगन रेस के सदस्यों को कीड़े कैसे कहा था? ये गाली बिल्कुल सही थी। इससे सौर ड्रैगन जाति के लोग क्रोध से पैर पटकने लगे। यदि वो कुछ और कहता तो वो ऐसा प्रभाव नहीं डाल पाता। कई बार वांग टैंग को ये बात उलझन भरी लगती थी। क्या यह मोटा आदमी डरपोक था या दुस्साहसी? उसे डरपोक बताते हुए उसने सोलर ड्रैगन रेस को कोसने की हिम्मत की। उसे दुस्साहसी बताते हुए उसने चुनौतियों का सामना करने में संकोच किया। वो केवल इतना ही कह सके कि जीवित रहने का यह उनका अनोखा तरीका था। उनमें से कुछ लोग बातें करते हुए समय बीत गया। सार्वजनिक व्याख्यान का समय आ गया। आसपास का वातावरण, जो पहले से ही शांत था, अब पूरी तरह से शोर से रहित हो गया। ठीक इसी समय एक लंबा थ्री आइज रेस मार्शल योद्धा, जिसके पास एक खड़ी आंख थी, अचानक व्याख्यान कक्ष के बीच में प्रकट हुआ। व्याख्यान कक्ष का लेआउट बहुत अनोखा था। चारों ओर कुर्सियां थीं और बीच में एक गोलाकार पत्थर का मंच था जो पोडियम जैसा दिखता था। 3 आंखों वाली जाति का मार्शल योद्धा गोलाकार पत्थर के मंच पर दिखाई दिया। उसके शरीर से कोई हलचल नहीं निकल रही थी। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में तारों भरा आकाश था, गहरा और असीम। उसके माथे पर तीसरी आंख थी, जिससे किसी के लिए भी उसे सीधे देखना असंभव था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई अजीब शक्ति थी जो किसी के भी दिमाग को भस्म कर सकती थी। एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा, एक वास्तविक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा। यह निश्चित रूप से शाश्वत आध्यात्मिक शक्ति है, वांग टैंग ने आश्चर्य से अनुमान लगाया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत भयानक थी, यहां तक कि वांग टैंग को भी लगा कि यह असीम है। उसके सामने वो एक चींटी की तरह था। प्रशिक्षक, सभी छात्र तुरंत खड़े हो गए और आदरपूर्वक झुके। बैठो, शाश्वत मंच प्रशिक्षक ने सिर हिलाकर कहा। सभी विद्यार्थियों के बैठ जाने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, आज मैं आध्यात्मिक शक्ति साधना के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आप सभी ने अभी अभी ब्रह्मांड चरण में प्रवेश किया है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति और बल आपके आंतरिक ब्रह्मांड में एकत्रित होंगे, इसलिए आपकी साधना पद्धति पहले से थोड़ी भिन्न होगी। इस प्रशिक्षक ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। वांग टैंग और बाकी लोग उत्साहित होकर ध्यान से सुनने लगे। वे पहले ही 300 अंक खर्च कर चुके थे, इसलिए वे कम से कम अपने पैसे का पूरा मूल्य पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जीवित प्राणी की आत्मा है, जबकि अन्य कहते हैं कि आत्मा आत्मा का एक रूप है। हालांकि चाहे जो भी हो, दोनों अविभाज्य है। आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना आत्मा का विकास करना है। मैं आत्मा की तुलना एक बीज से करता हूँ और आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना ब्रह्मांड से अद्वितीय पदार्थों को अवशोषित करने के समान है, जिससे इस बीज को अंकुरित होने और बढ़ने का अवसर मिलता है। धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष के रूप में परिपक्व होता है, जिसकी हर शाखा, हर पत्ती, शरीर के हर इंच तक फैली होती है। प्रशिक्षक की आवाज शांत और कोमल थी, लेकिन उसमें जादुई शक्ति थी। जब कोई उसे सुनता तो वो उसके मन में गूंजती और उसे ज्ञान देती। आत्मा की तुलना बीज से करना, ये पहली बार था जब वांग टैंग ने ऐसा अनोखा सिद्धांत सुना था। हालांकि उसे लगा कि यह समझ में आता है और उसकी आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत मददगार होगा। आत्मा की साधना भी ऐसी ही थी, चाहे वो कोई भी तरीका हो, उसका उद्देश्य था अपनी आत्मा को मजबूत करना। इस प्रशिक्षक ने आत्मा की तुलना एक बीज से की। यह उनकी अंतर्दृष्टि थी, जो एक कमजोर जीवन रूप से विकसित होकर एक शाश्वत अवस्था में अस्तित्व में आने से प्राप्त हुई थी। स्वाभाविक रूप से यह अपने आप में तर्कसंगत था। राउंड बॉल भी सुन रहा था। उसने अभी तक अपने 9 खजानों के पैगोडा को बनाना शुरू नहीं किया था और संयोग से उसे आध्यात्मिक शक्ति साधना पर यह सार्वजनिक व्याख्यान सुनने को मिला। यह उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि यह एक मुफ्तखोरी थी और इसके लिए अंक देने की आवश्यकता नहीं थी। वांग टैंग को लगा कि उसे फायदा हुआ है। उसने 2 लोगों को क्लास सुनने के लिए 300 पॉइंट खर्च किए। यह अफसोस की बात है कि एलिजाबेथ, लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन मुफ्त में सबक लेने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एक शाश्वत मंच प्रशिक्षक की बुद्धि भी उनके लिए बहुत मददगार होगी। यहां तक कि एलिजाबेथ, जो ब्रह्मांड स्तर पर थी, भी कोई अपवाद नहीं थी। सुनते समय वांग टैंग अचानक रुक गया।
वो अजीब तरह से प्रशिक्षक के पैरों को घूरने लगा। हो, वहां विशेषता बुलबुले हैं। कुछ क्षण पहले जब प्रशिक्षक व्याख्यान दे रहे थे तो उनके मुंह से कुछ बुलबुले निकलकर नीचे गिर गए। ये दृश्य थोड़ा हास्यास्पद था। दूसरा पक्ष एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा था, लेकिन वो बुलबुले उड़ा रहा था। विरोधाभास बहुत स्पष्ट था। सौभाग्य से शाश्वत मंच प्रशिक्षक इसे नहीं देख पाए और अन्य छात्र भी नहीं देख पाए, अन्यथा व्याख्यान कक्ष में गंभीर माहौल पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। वांग टैंग ने विशेषता बुलबुले इकट्ठा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वो केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि सार्वजनिक व्याख्यान समाप्त न हो जाए और प्रशिक्षक उन्हें इकट्ठा करने की हिम्मत न कर ले। उसने गुण बुलबुले को देखना बंद कर दिया और सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। पाठ पूरी रात चला। हालांकि वांग टैंग और अन्य लोगों को लगा कि यह जल्दी ही खत्म हो गया। थ्री आइज रेस का शाश्वत स्टेज प्रशिक्षक बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे सभी लोग उदासी की भावना में डूब गए। सांस, कई लोगों ने लंबी सांस ली। वहां कई लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ हासिल हुआ है। वे जल्दी से वहां से चले गए, शायद आगे की साधना के लिए वापस जा रहे थे। दूसरों ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि वे आधी अधूरी समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अवधारणा को पूरी तरह से समझा ही नहीं है। वांग टैंग खड़ा हुआ और अपने आसपास का नजारा देखने लगा। उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। इतने सारे विशेषता बुलबुले, बीच में गोल पोडियम के अलावा सीटों के चारों ओर विशेष बुलबुले भी तैर रहे थे। उन्हें लाओ। वांग टैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी कर दी। प्रशिक्षक पहले ही जा चुका था, इसलिए उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मज्ञान 100 ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 120 ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 200 ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 1800 ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1200 ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 2500 अमर बीज गुप्त कौशल 100 अमर बीज गुप्त कौशल 150। वांग टैंग ने एक एक करके गुण बुलबुले को अवशोषित कर लिया। आत्मा और ज्ञान के गुणों की बड़ी मात्रा वांग टैंग के दिमाग में विलीन हो गई, जिससे उसकी आंखें तेजी से चमकने लगीं। महान। वांग टैंग बहुत खुश था। इतने सारे आध्यात्मिक गुणों के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ी। ये 10,000 से अधिक अंकों से बढ़ गई। उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। आत्मा 15,700 बटा 2 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र। वांग टैंग अभी अभी ब्रह्मांडीय क्षेत्र में पहुंचा था, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति में अभी सुधार होना बाकी था। उसने इस व्याख्यान में भाग लेने से ऐसे लाभों की उम्मीद नहीं की थी। इस बिंदु पर गुण मूल्यों में वृद्धि ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को अगले ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने के कगार पर पहुंचा दिया था। यह एक प्रभावशाली लाभ था। अगला था ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय। इसमें भी सुधार देखा गया। तार्कीय अकादमियों में सभी छात्र महान ज्ञान के साथ प्रतिभाशाली थे, इसलिए व्याख्यान सुनने के बाद उनमें ब्रह्मांड क्षेत्र के ज्ञान की पर्याप्त मात्रा गिर गई। ज्ञानोदय 1,15,600 बटा 3 लाख ब्रह्मांड स्तर। अराजक अज्ञात में उनकी ज्ञानोदय विशेषता पहले ही 100,000 से अधिक अंकों से बढ़ चुकी थी। इस बार इसमें 10,000 से अधिक अंकों की वृद्धि हुई, जिससे एक और बड़ी वृद्धि हुई। हालांकि जिस चीज ने उनका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह आत्मा या ज्ञानोदय के गुण नहीं थे, बल्कि एक अन्य अत्यंत अनोखी विशेषता थी। जैसे ही ये विभिन्न गुण बुलबुले वांग टैंग के दिमाग में विलीन हुए, एक विशेष कौशल धीरे धीरे प्रकट हुआ। यह एक आध्यात्मिक गुप्त कौशल है, अमर बीज गुप्त कौशल। वांग टैंग आश्चर्यचकित था। उसने अनायास ही अपनी आंखें बंद कर ली, ध्यान से इसे महसूस किया और समझा। उसे यह अविश्वसनीय लगा। आध्यात्मिक शक्ति को बीज की तरह बोएं, उसे जड़ पकड़ने और अंकुरित होने दें, जिससे अंततः फसल पैदा हो। यह एक साधना पद्धति है, यह आक्रमण का एक साधन भी है। यदि इसे किसी और के आंतरिक ब्रह्मांड में प्रत्यारोपित किया जाए तो यह चुपके से उनकी आध्यात्मिक शक्ति या यहाँ तक कि उनकी आत्मा को भी खत्म कर सकता है, बिना उन्हें इसका एहसास हुए। जब आध्यात्मिक बीज को पुनः प्राप्त किया जाता है तो उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। वांग टैंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। वो अचंभित रह गया। ये प्रशिक्षक का गुप्त कौशल होना चाहिए। ये सिर्फ उनकी सूझबूझ नहीं थी, उन्होंने एक गुप्त कौशल भी बनाया है। अनंत चरण के मार्शल योद्धा वाकई डरावने होते हैं, लेकिन ये गुप्त कौशल बल्कि बुरा लगता है यदि इसका उपयोग केवल अपने आंतरिक ब्रह्मांड में ही किया जाए तो ये साधना का एक वैकल्पिक तरीका मात्र है। लेकिन यदि इसे किसी और के आंतरिक ब्रह्मांड में प्रत्यारोपित किया जाए तो यह व्यवहारिक रूप से लूट का एक रूप है। यह मेरे द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले को उठाने से भी बदतर लगता है। कम से कम मैं वही उठा रहा हूं जो दूसरों ने गिराया है। वो व्यवहारिक रूप से उन्हें जबरन जब्त कर रहा है। जब वांग टैंग ने इस बारे में सोचा तो उसे अपने सिर पर झुनझुनी और रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई।
इस तकनीक का सबसे भयानक पहलू ये था कि प्रत्यारोपित आध्यात्मिक बीज अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म था। कुछ व्यक्तियों को इसका एहसास भी नहीं होता, अनजाने में उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है जब तक कि उनकी आत्मा सूखकर नष्ट नहीं हो जाती। यदि इसका पता चल भी जाए तो इसे मिटाना तब तक कठिन होगा जब तक कि बीज बोने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप न करे या कोई उच्च आध्यात्मिक साधना वाला व्यक्ति इसे बलपूर्वक न हटा दे। हालांकि ये दृष्टिकोण अत्यधिक खतरनाक था और किसी के आध्यात्मिक आधार को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। आत्मा स्वाभाविक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार क्षतिग्रस्त होने पर परिणाम अत्यंत कष्टकारी हो जाते हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसे आध्यात्मिक बीज जैसी कोई चीज याद आ गई। परजीवी। इन आध्यात्मिक बीजों की विशेषताएं निस्संदेह परजीवियों से काफी मिलती जुलती थी। किसी के शरीर में ऐसा कुछ होने के विचार मात्र से ही रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। वांग टेंग की सतर्कता इस तथ्य से उपजी थी कि उसने अमर बीज गुप्त कौशल के केवल कुछ 100 अंक ही प्राप्त किए थे। यह मुश्किल से ही आधार स्तर पर था। इसके अलावा ये गुप्त कौशल अधूरा था। वांग टेंग को इस गुप्त कौशल का पता नहीं था, उसे केवल इसका अस्तित्व पता था और इसकी थोड़ी समझ थी। अमर बीज गुप्त कौशल अपूर्ण 450/5000 आधार राउंड पोडियम के चारों ओर सभी विशेषता बुलबुले उठाने के बाद वांग टेंग को केवल 450 अंक ही मिले। वह निराश था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह अधूरा था, इसलिए वो अब इसका अभ्यास नहीं कर सकते थे। हालांकि ये समझने योग्य था, शाश्वत चरण प्रशिक्षक ने इस गुप्त कौशल को सीधे तौर पर नहीं समझाया ताकि वह इस कौशल की पूरी विशेषता को न छोड़े। सिर्फ नींव स्तर के लिए 5000 अंक चाहिए। ये वास्तव में कोई साधारण कौशल नहीं है। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली और आह भरी। यदि भविष्य में इस प्रकार के प्रशिक्षकों द्वारा और अधिक व्याख्यान दिए जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से उनमें भाग लूंगा। यद्यपि उसे लगा कि यह गुप्त कौशल थोड़ा बुरा था, फिर भी इसने उसे इसे सीखने से नहीं रोका। स्वयं को भय का स्रोत बना लेना उस पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका था। ये सुनने में भले ही लंबा लगे, लेकिन सब कुछ ही सांसों में हो गया। वांग टेंग खड़ा हो गया और यू किकियाओ और अन्य लोगों के साथ जाने की तैयारी करने लगा। ये 300 अंकों के लायक था। यू किकियाओ ने कहा, हाँ, शाश्वत मंच प्रशिक्षक का व्याख्यान ज्ञानवर्धक है। मुझे लगता है कि 300 अंक एक अच्छा सौदा है। बोरेट ने सहमति में सिर हिलाया। वैड ने कहा, एक शाश्वत मंचीय मार्शल योद्धा को तार्कीय अकादमियों के बाहर व्याख्यान देने के लिए लाना शायद महंगा होगा। वांग टेंग ने कहा, ऐसा लगता है कि अकादमी के अंक हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान है। अतीत में कुछ लोग पॉइंट्स के बदले में ऊर्जा पत्थरों का इस्तेमाल करना चाहते थे। विनिमय दर कुछ पॉइंट्स के लिए 7वें स्तर के ऊर्जा पत्थर तक भी पहुंच गई थी। वैड ने, जो हमेशा की तरह अच्छी तरह से जानकार थे, एक आश्चर्यजनक जानकारी का खुलासा किया। सचमुच, कुछ अंकों के लिए 7वें स्तर का ऊर्जा पत्थर। ये लोग पागल हैं, यू किकियाओ ने कहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अकादमी के बाहर कई लोगों की प्रभावशाली पृष्ठभूमि और ठोस नींव होती है। यूसी का उपयोग करके ऊर्जा पत्थर आसानी से खरीदे जा सकते हैं। ये सिर्फ एक मुद्रा है। हालांकि अकादमी के भीतर हर चीज के लिए अंक की आवश्यकता होती है। अंकों के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सामान्य है कि वे ऊर्जा पत्थरों को अंकों के लिए बदलने के लिए तैयार है। आखिरकार अकादमी के भीतर विभिन्न लाभों का मूल्य ऊर्जा पत्थरों से मापे जाने से परे है। वैड ने मुस्कुराते हुए समझाया। उसकी आंखों में चतुराई चमक रही थी। फैटी, तुम बहुत कुछ जानते हो। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, ये तो बस कुछ अंदरूनी जानकारी है, वैड ने हंसते हुए कहा। बातचीत करते हुए वे इमारत से बाहर चले गए। इस बीच अकादमी के भीतर एक रहस्यमय स्थान पर शून्य में द्वीप तैर रहे थे। प्रत्येक द्वीप पर अलग अलग वास्तुशिल्प परिसर मौजूद थे। प्राचीन, शानदार, भव्य। इनमें से प्रत्येक संरचना की अपनी विशिष्टता थी और लगभग हर द्वीप पर अलग अलग प्रकार की इमारतें थीं। 3 नेत्र जाति का शाश्वत चरण योद्धा जिसने अभी अभी व्याख्यान दिया था, एक द्वीप पर उतरा। वो अपने निवास की ओर जा रहा था। यह सही है, ये द्वीप वे थे जहां अकादमी के प्रशिक्षक रहते थे। हर द्वीप एक शाश्वत अवस्था या उससे ऊपर के मार्शल योद्धा का प्रतिनिधित्व करता था। 3 आइज रेस का शाश्वत चरण मार्शल योद्धा एक विशाल महल के सामने आया। महल का द्वार तुरंत खुल गया। गार्डों का एक समूह किनारे पर खड़ा था और तुरंत सलामी दी। सर। इनमें से ज्यादातर गार्ड ब्रह्मांड स्तर पर थे। यह अविश्वसनीय था। 3 आइज रेस के शाश्वत मंच मार्शल योद्धा ने सिर हिलाया और महल में चला गया। लियास, क्या तुमने नए छात्रों को फिर से व्याख्यान दिया? बाहर से एक आवाज आए। जैक, 3 आइज रेस के शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने मुड़कर आश्चर्य से पूछा, तुम कब वापस आए? मैं अभी वापस आया हूं और कुछ अच्छी शराब लेकर आया हूं, इसलिए मैं सीधे तुम्हारे पास शराब पीने आया हूं। जक नाम का व्यक्ति एक शाश्वत मंचीय योद्धा भी था। वो काले, डरावने युद्ध कवच पहने हुए था और लंबा और मांसल था। उसके माथे से एक बड़ा सींग निकला हुआ था। यह एक विशिष्ट विशेषता थी।
अगर वान टैंग यहाँ होता तो वो इस व्यक्ति को पहचान लेता। यह आदमी विशालकाय सीन जाति का एक दुर्जेय मार्शल योद्धा था, जिसके पास अत्यंत शक्तिशाली धातु प्रतिभा थी। यहाँ शराब है। ल्यास की आंखें चमक उठी। लगता है इस बार तुमने अच्छा सामान पकड़ा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था कि तुम मुझे अस्वीकार नहीं कर पाओगे। जैक जोर से हंस पड़ा। आओ अंदर बात करते हैं, ल्यास ने इशारा किया। क्या इस बार तुम्हें कोई होनहार उम्मीदवार मिला? जैक ने महल में आत्मविश्वास से चलते हुए पूछा। वो स्पष्ट रूप से अक्सर यहाँ आता था। इस बैच में शायद कोई एक हो। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत है, ल्यास ने जवाब दिया। उसके दिमाग में एक आकृति उभरी। सचमुच? जैक हैरान था। किसी ने तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया? उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है, लेकिन वो मेरे कौशल के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। ल्यास ने अपना सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। आपका गुप्त कौशल अपरंपरागत है। सामान्य लोग इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जैक ने सहमति जताई। वे दोनों महल में दाखिल हुए और उनकी आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं। उनके पीछे खड़े पहरेदार और सेवक तब तक आदरपूर्वक अपना सिर झुकाए रहे जब तक कि वे दोनों उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। वान टैंग और अन्य लोग इमारत से बाहर निकले। अचानक उन्होंने एक ठंडी खर्राटों की आवाज सुनी। वान टैंग, मुझे लगा कि तुम फिर से छिप जाओगे। वान टैंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जुलोक शान अपने पीछे लोगों के एक समूह के साथ आ रहा है। वे उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे। अरे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है? वान टैंग ने हैरान भाव से जुलोक शान को देखा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे याद नहीं है। जुलोक शान का चेहरा काला पड़ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, वान टैंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे बकवास करने से बचाओ और मुझे सोलर ड्रैगन रेस का शव लौटा दो। अगर नहीं, तो तुम्हें मेरी सोलर ड्रैगन रेस के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मुझे खेद है, यह मेरा है। मैं इसे तुम्हें मुफ्त में क्यों दूं? वान टैंग ने हंसते हुए कहा। तुम मौत की तलाश में हो, जुलोक शान गुस्से में चिल्लाया। क्या तुम यहाँ लड़ने की हिम्मत रखते हो? वान टैंग ने उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। अकादमी के मध्यस्थता संघ के सदस्य आसपास ही मौजूद थे। जुलोक शान को एक बार तकलीफ हुई थी, इसलिए वो ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहता था। हालांकि इससे वो और भी निराश हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोलर ड्रैगन रेस के शरीर को नीलाम करने की? क्या तुम्हें सोलर ड्रैगन रेस को नाराज करने का डर नहीं है? जुलोक शान ने उग्रता से कहा। मुझे खेद है, मुझे परवाह नहीं है, वान टैंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। हालांकि वो सोलर ड्रैगन रेस के साथ अंतहीन झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इस समय कमजोर नहीं दिखना चाहता था। उसे दृढ़ रहना था, अन्यथा जुलोक शान को लग सकता था कि वो डर गया है। जुलोक शान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये कमीना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वो वान टैंग के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं देख सका। वो अपने जिद्दी साथी के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। शायद तुम्हें पहले अपनी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं वो शरीर तुम्हारी सौर ड्रैगन जाति के दुश्मन को बेच दूं, तो क्या तुम्हारी जाति के बुजुर्ग तुम्हें छोड़ देंगे? तुम शायद पहले व्यक्ति हो जिसकी वे देखभाल करना चाहेंगे, वान टैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? जुलोक शान ने उसके दुखते हिस्से पर चोट की। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वान टैंग ने जो कहा वो बिल्कुल वही था जिसका वो सामना नहीं करना चाहता था। वो वान टैंग से नहीं डरता था, लेकिन उसे अपनी जाति से मिलने वाली सजाओं की गहरी चिंता थी। ये शर्मनाक स्थिति स्पष्ट रूप से उसकी गलत हैंडलिंग का नतीजा थी। अगर उसके परिवार को इस बारे में पता चला तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सौर ड्रैगन जाति के शव को बाहरी लोगों के हाथों में पड़ना बहुत बड़ा अपमान और संभावित खतरा था। अगर आपने मुझसे ठीक से बात की होती तो मैं शरीर को आपकी सौर ड्रैगन जाति को वापस कर देता। दुर्भाग्य से, वान टैंग ने खेद व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। यह वाक्य जुलोक शान के लिए एक सीधा झटका था। उसके दिमाग में अनगिनत अपशब्द उभर आए। वो हताशा के कारण खून थूकने के कगार पर था। तो क्या यह वही व्यक्ति था जिसने इस सीधे सादे मामले को इतना जटिल बना दिया? और इसके अलावा आपकी सौर ड्रैगन जाति एकरूप नहीं है। अगर मैं उस शरीर को किसी अन्य सौर ड्रैगन जाति के मार्शल योद्धा को सौंप दूं, तो मुझे यकीन है कि वो काफी सराहना करेगा, वान टैंग ने कहा। जुलोक शान का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया। वान टैंग के शब्द सीधे उसके दिल में चुभ गए, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। यू किकियाओ ने जुलोक शान को सहानुभूति से देखा। अगर इस आदमी को वान टैंग के व्यक्तित्व के बारे में पहले से पता होता तो शायद वो इस मामले को इस हद तक नहीं बढ़ाता। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। वैट को जुलोक शान के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर संतुष्टि महसूस हुई। उसने अपने बॉस की दिल से तारीफ की, जैसा कि मेरे बॉस से उम्मीद थी। वो कुछ ही शब्दों में घमंडी जुलोक शान को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया। मैंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। तुम क्या चाहते हो? जुलोक शान ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज धीमी कर दी। कुछ खास नहीं। वो शरीर मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसे खरीदने में रुचि रखते हैं।
ये सिर्फ इस बात का मामला है कि कौन बेहतर सौदा देने को तैयार है। वान टैंग ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली हिलाते हुए जवाब दिया। जुलोग शान, ये कमीना उससे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहा है। जुलोग शान ने वान टैंग की हरकतें देखी और तुरंत समझ गया कि वो क्या करना चाहता था। बताओ, तुम्हें कितना चाहिए? मुझे खेद है, मैं इसे आपको बेचने की योजना नहीं बना रहा हूँ, वान टैंग ने कहा। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? जुलोग शान के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। हाँ, तुम्हें अंततः इसका एहसास हो ही गया, वान टैंग मुस्कुराया। जुलोग शान ने जब वान टैंग की मुस्कान देखी तो उसे मुक्का मारना चाहा, लेकिन मैं इसे सहन कर लूंगा, मैं इसे सहन कर लूंगा, मुझे इसे सहन करना होगा। इस कमीने ने जानबूझकर ऐसा किया है, मुझे उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि अकादमी के मध्यस्थता संघ के सदस्य दूर से उसे देख रहे हैं। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया। आवेग एक शैतान था, उसे आज ही यह मामला सुलझाना होगा, नहीं तो शव कोई और खरीद लेगा। यू किकियाओ और अन्य लोगों के लिए अपने मनोरंजन को रोकना मुश्किल हो गया जब उन्होंने जुलोग शान को पागल होते देखा, लेकिन वे वान टैंग के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। ये बहुत मजेदार था। पहले जुलोग शान बहुत ऊंचे और शक्तिशाली थे, लेकिन अब वो बहुत हताश दिख रहे थे। उनके हाव भाव हास्यास्पद थे। ठीक है, अगर आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से असंभव नहीं है, वान टैंग ने अंततः धीरे से कहा, ये देखते हुए कि समय सही था। जुलोग शान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे संदेह से देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। वान टैंग ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और जाने का नाटक किया। मुझे बताओ, जुलोग शान ने दांत पीसते हुए कहा। यही बात है, तुम अभी जवान हो, हर समय इतने जिद्दी मत बनो, तुम्हें आसानी से कष्ट होगा। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, वान टैंग ने एक बुजुर्ग की याद दिलाने वाले लहजे में कहा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? जुलोग शान टूटने के कगार पर था। ठीक है, चूंकि तुम जोर दे रहे हो, तो चलो मुद्दे पर आते हैं, वान टैंग ने आगे कहा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें चुनौती दूं, है ना? अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मुझे चुनौती दो। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें सोलर ड्रैगन रेस का वो शरीर दे दूंगा। ओह ठीक है, आंतरिक वेब पर यह घोषणा करना याद रखें कि आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। जूलोग शान का चेहरा गुस्से से हरा और सफेद हो गया। अपमान, ये तो सरासर अपमान था। पहले वे चाहते थे कि वान टैंग उन्हें चुनौती दे। अब वान टैंग चाहते थे कि वे चुनौती का प्रस्ताव रखें और अकादमी के आंतरिक वेब पर इसकी घोषणा भी करें। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। वान टैंग ने कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया है, तुम इसका फायदा उठा पाओगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं तुरंत आंतरिक वेब पर घोषणा करूंगा कि मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ, और हम फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ेंगे। जुलोग शान ने अपनी मुट्ठी भींची और तुरंत जवाब दिया। वो एक सख्त चरित्र भी था। वान टैंग को आपत्ति जताने का मौका दिए बिना उन्होंने तुरंत आंतरिक वेब पर चुनौती की घोषणा कर दी। तुम निर्णायक हो। वान टैंग ने उसे अंगूठा दिखाया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हालांकि मुझे चुनौती देने के लिए एक शुल्क है, बस 30,000 अंकों की मामूली फीस, धन्यवाद। फफ्फा, जुलोग शान को लगा कि उसका खून खौल रहा है। उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। अंत में जुलोग शान ने अनिच्छा से वान टैंग को 30,000 अंक दिए। उसने पहले ही आंतरिक वेब पर चुनौती की घोषणा जारी कर दी थी। उस शरीर को पाने के लिए उसे फिलहाल अपने अभिमान और गुस्से को निगलना पड़ा। लेकिन उसे इतने अंक कहां से मिले? वान टैंग ने 30,000 से अधिक अंक अर्जित किए क्योंकि वे स्टार रैंकिंग में आ गए और लगातार 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन जुलोग शान भी 30,000 अंक बनाने में सक्षम था। यह आश्चर्यजनक था। वान टैंग को लगा कि 30,000 अंक प्राप्त करने के बाद उसने खुद को कमतर आंका है, उसे और अधिक की मांग करनी चाहिए थी। जुलोग शान एक अच्छा शिकार लग रहा था। यू किकियाओ और अन्य लोगों को जुलोग शान से सहानुभूति थी। वान टैंग की रणनीति एक के बाद एक सामने आ रही थी, और यह किसी की कल्पना से परे था। जो कोई भी उससे मिला वो बदकिस्मत था। मैंने तुम्हें अंक दे दिए हैं, क्या अब हम फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ सकते हैं? जुलोग शान ने अपना गुस्सा दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा। जब वो फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर पहुंचे तो उसे इस कमीने को अपने पैरों तले रौंदना होगा। किसी के धैर्य की भी एक सीमा होती है, और वो अपनी सीमा तक पहुंच गया था। इस आदमी ने उससे 30,000 अंक ऐंठ लिए। कितना दुष्ट आदमी है। कोई बात नहीं, चूंकि तुम इतनी ईमानदार हो तो चलो अब चलते हैं। वान टैंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उनका समूह सीधे फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ गया। उसी समय अकादमी में मौजूद लोग जुलोग शान की घोषणा देखकर उत्साहित हो गए। वे जल्दी से फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हे भगवान, वे अंततः शुरू हो रहे हैं। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन जुलोग शान वान टैंग को चुनौती क्यों दे रहा है? क्या वो वही नहीं था जो लगातार मांग कर रहा था कि वान टैंग उसे चुनौती दे?
हाँ, वांग टैंग निर्दयी है। वो सोलर ड्रैगन रेस का शव बेच रहा है। जुलोक शान जरूर गुस्से में होगा। जुलोक शान का जीवन बहुत कठिन है। उसने वांग टैंग को बहुत समय तक परेशान किया, लेकिन अब पता चला कि वही जोकर है। ये शर्मनाक है। वो केवल वांग टैंग को हराकर ही अपनी प्रतिष्ठा बचा सकता है। वांग टैंग काफी चालाक है। वो जानता है कि जुलोक शान से कैसे निपटना है। उसने शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके तुरंत बाद जुलोक शान की कमजोरी पर हमला किया। मुझे यह मानने से इनकार है कि उसने शुरू से ही इसकी योजना नहीं बनाई थी। हे भगवान, अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो वाकई ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसने शुरू से ही सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया था। ऐसा लगता है कि भविष्य में वांग टैंग को भड़काना बेहतर नहीं होगा। वो एक चालाक व्यक्ति है। आंतरिक वेब पर बहुत हंगामा हुआ। कुछ लोग पहले से ही फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर पहुंच गए थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के भीतर लड़ाइयां देखी जा सकती हैं। बस एक को फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। वांग टैंग और जुलोक शान का अंतरिक्ष यान फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के पास खाली जमीन पर उतरा। वे नीचे उतरे। वहां पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठे थे। उन दोनों को देखकर उनका ध्यान तुरंत उधर चला गया। जुलोक शान का चेहरा उदास हो गया। उसे लगा कि ये लोग उसे हारते हुए देखने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए वो एक पल भी और रुकना नहीं चाहता था। उसने वांग टैंग की तरफ देखा और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्टोन प्लेट की ओर बढ़ते हुए बढ़त बना ली। रिपल्स फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर दिखाई दिए और जुलोक शान सभी की नजरों से ओझल हो गए। मैं भी अंदर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। वांग टैंग ने यू किकियाओ और अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराया। सावधान रहो, सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा बहुत मजबूत है। यू किकियाओ ने उसे सख्ती से याद दिलाया। वो वांग टैंग से भी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। चिंता मत करो, वांग टैंग ने सिर हिलाया और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ गया। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पलक झपकते ही वो फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्टोन प्लेट के सामने पहुंच गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश किया। वांग टैंग को अचानक कुछ धुंधलापन महसूस हुआ। उसके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। ये सफेदी का एक विशाल विस्तार था, जिसमें कुछ भी नहीं था, जिससे खालीपन का एहसास हो रहा था। उसने अपने शरीर की ओर देखा और उसे यह थोड़ा अजीब लगा। यह उनका आध्यात्मिक प्रक्षेपण था, न कि उनका वास्तविक भौतिक रूप। जब उन्होंने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में प्रवेश किया तो उनका भौतिक शरीर एक अलग स्थान पर संग्रहित किया गया था। वांग टैंग को यह अजीब और दिलचस्प लगा। उसने इस जादुई प्रक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे कब यहाँ प्रोजेक्ट किया गया था। उसे लगा कि जैसे ही उसने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में कदम रखा, उसे यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया गया। तुम बहुत धीमे हो। जुलोक शान सामने खड़ा था और ठंडे स्वर में बोला। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? वांग टैंग ने आगे देखा और शांति से पूछा। तुम ही एकमात्र हो जो हार जाओगे। जुलोक शान ने नाक बांध सिकोड़ी। युद्ध का दृश्य चुनो। आप ये कर सकते हैं, मुझे कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, वांग टैंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। जुलोक शान वांग टैंग के व्यवहार से क्रोधित हो गया। बिना किसी देरी के उसने एक ही विचार से अपने आसपास का दृश्य बदल दिया। कभी अनंत सफेद रंग का विस्तार देखते ही देखते विशाल रेगिस्तान में बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और हवा में रेत भर गई। ऊपर आसमान में बहुत तेज धूप छाई हुई थी, जो तेज रोशनी और तीव्र गर्मी बिखेर रही थी। सोलर ड्रैगन रेस की शैली के लिए बिल्कुल उपयुक्त। वांग टैंग ने अपने आसपास का माहौल देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो संभवतः बाहरी व्यक्ति था जो सौर ड्रैगन जाति को सबसे अधिक समझता था। नहीं, यह सही नहीं था। वो सोलर ड्रैगन रेस की विरासतों को नहीं जानता था। जन्मजात प्रतिभाओं के अलावा विरासत सबसे जटिल मामलों में से एक थी। लंबे इतिहास वाली विरासतों में निस्संदेह दुर्जेय विरासतें होती हैं। उसी समय बाहर के कई लोग भी फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में भाग रहे थे। वे दूसरे स्थान पर थे जहां वे वांग टैंग और जुलोक शान के स्थान में दृश्य और स्थिति का निरीक्षण करने में सक्षम थे। यह एक रेगिस्तान का दृश्य है। यहाँ का दृश्य वास्तविक दुनिया का अनुकरण है। आध्यात्मिक शरीर पर इसका प्रभाव वास्तविकता से अलग नहीं है। इस प्रकार इनका मार्शल योद्धाओं की लड़ाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह सही है। अगर वांग टैंग जुलोक शान को चुनने देगा तो वह नुकसान में रहेगा। जुलोक शान बेशर्म है। उसने ऐसा क्षेत्र चुना जो उसके लिए सबसे उपयुक्त था। आखिरकार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वे हार नहीं मान सकते। अगर जुलोक शान यह मैच हार गया तो वो शायद रोते रोते बेहोश हो जाएगा। रेगिस्तान में वांग टैंग और जुलोक शान एक दूसरे के सामने खड़े थे। पीली रेत का एक बवंडर आया। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। फिर भी एक पल में दोनों व्यक्ति अपनी मूल स्थिति से गायब हो गए। धमाका! अगले ही क्षण आकाश में एक विस्फोट गूंज उठा। वांग टैंग और जुलोक शान अचानक आसमान में प्रकट हुए। वे प्रकाश के दो गोले में बदल गए और एक दूसरे से हिंसक रूप से टकराए, जिससे सभी दिशाओं में भयानक बल उमड़ पड़ा। दोनों ने एक दूसरे पर हाथापाई करने का फैसला किया,
उन्होंने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए और उन्हें जोर से मारा। देखते ही देखते दोनों के बीच 1 दर्जन से अधिक घूंसे चले। गूंज आकाश में गूंजती रही। बची हुई शक्ति ने बहकर पीली रेत को जमीन से ऊपर उठा दिया। आसपास के छात्रों के चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा था। टकराना। अचानक वांग टैंग और जुलोग शान एक दूसरे पर वार करने के बाद पीछे हट गए। वे हजारों मीटर दूर से एक दूसरे को देख रहे थे। जुलोग शान के चेहरे पर उदासी छा गई। वांग टैंग, स्टार रैंकिंग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, वास्तव में शक्तिशाली था। ये पर्याप्त नहीं है। जुलोग शान, क्या स्वॉर्ड ड्रैगन जाति अपनी शारीरिक शक्ति के लिए नहीं जानी जाती है? बस इतना ही? वांग टैंग आकाश में खड़ा था और शांति से बोला। हम्फ। जुलोग शान ने ठंडी सांस ली, क्योंकि उसके शरीर से गहरे लाल रंग की लपटें निकल रही थीं, जो उसकी बाहों के चारों ओर घूम रही थीं। वांग टैंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी नजर गहरे लाल रंग की आग पर पड़ी। सौर ड्रैगन ज्वाला। सोलर ड्रैगन रेस एक ऐसी रेस थी जिसमें बहुत शक्तिशाली अग्नि प्रतिभा थी। सोलर ड्रैगन फ्लेम भी असाधारण थी। सौर ड्रैगन मुट्ठी। जुलोग शान ने दहाड़ लगाए। वो गहरे लाल रंग की रोशनी में बदल गया और वांग टैंग की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ा। उसके करीब पहुंचने से पहले उसने एक मुक्का मारा। गहरे लाल रंग की लपटें उठी, मुट्ठी के निशान में तब्दील हो गईं और तीव्र गर्मी के साथ वांग टैंग की ओर टूट पड़ी। ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। मुट्ठी के निशान ने आकाश को भर दिया, जिससे आसपास का स्थान तीव्र गर्मी के कारण विकृत हो गया, जिससे सफेद निशानों की धारियां पीछे रह गईं। 5 तत्व मुट्ठी। वांग टैंग ने अपने दिल में चिल्लाया। उसने अपनी 5 तत्व मुट्ठी का इस्तेमाल किया। जल तत्व मुट्ठी फट गई और सौर ड्रैगन मुट्ठी से टकरा गई। एक साधारण जल तत्व मुट्ठी मेरी सौर ड्रैगन ज्वाला के सामने टिक नहीं पाएगी, जुलोग शान ने व्यंग्य किया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति तुरंत ही जम गई। धमाका। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं। गहरे लाल रंग की लपटें उठी, लेकिन तुरंत बुझ गईं। जल तत्व की मुट्ठी एक भयानक नीले रंग के साथ फट पड़ी, जिसमें अप्रत्याशित रूप से एक प्रकार की संक्षारक शक्ति थी, जो रहस्यमय और अथाह थी। ये कैसे संभव है? जुलोग शान इस दृश्य को अविश्वास से देखकर दंग रह गया। कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे आपकी लौ कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वो प्रकृति के चमत्कारों से अधिक मजबूत कैसे हो सकती है? वांग टैंग ने हंसते हुए एक भयंकर जवाबी हमला किया। उसने आगे की ओर मुक्का मारा और अपने प्रतिद्वंद्वी की सोलर ड्रैगन फ्लेम का मुकाबला करने के लिए अपने वाटर ऑफ नेदरवर्ल्ड का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे भी यह मानना पड़ा कि जुलोग शान वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। यद्यपि वो अभी अभी ब्रह्मांड स्तर तक ही पहुंचा था, फिर भी उसकी शक्ति सामान्य ब्रह्मांड स्तर के मार्शल कलाकारों से अधिक थी। अतीत में वांग टैंग को जिन ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं से मुलाकात हुई थी, उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। एक बार जब इन प्रतिभाशाली योद्धाओं ने तारकीय अकादमियों में प्रवेश किया और ब्रह्मांड के मंच पर चढ़ गए, तो उनकी शक्ति में विस्फोटक वृद्धि हुई। वांग टैंग को ये परेशानी भरा लगा, लेकिन जुलोग शान को भी। प्रकृति के चमत्कार। जुलोग शान की भौहें तन गई जब उसने देखा कि मुट्ठी उसकी ओर आ रही है। उसे नहीं पता था कि वांग टैंग किस बात का जिक्र कर रहा था। हालांकि जब उसे पहले मुट्ठी के निशान से निकलने वाली नीली आभा याद आई, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वो पानी उसकी सौर ड्रैगन ज्वाला को रोकने में सक्षम लग रहा था। धत तेरी की। उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जब उसने फिर से मुक्का मारा तो उसके शरीर में मौजूद सौर ड्रैगन ज्वाला और भी अधिक तीव्रता से बाहर निकल आई। बूम बूम बूम। आकाश में फिर से विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगी। दोनों पक्षों के बीच हुई टक्कर से अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष रूप से क्षति हुई, जिससे चारों ओर काले काले दरारें उत्पन्न हो गईं। इससे ये पता चलता है कि उनकी ताकत कितनी भयानक थी। लेकिन इस बार जुलोग शान को स्पष्ट रूप से दबा दिया गया था। उसकी सौर ड्रैगन लॉ अंततः पानी के नीचे की दुनिया का सामना करने में नुकसान में थी। जुलोग शान का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि अचानक उसके हाथ में एक बड़ा परशु आ गया। गहरे लाल रंग का ये परशु अविश्वसनीय रूप से अनोखा था। इसकी लंबी शाफ्ट जटिल और रहस्यमय रून से ढकी हुई थी, जबकि इसका तेज ब्लेड गहरे लाल रंग के ड्रैगन के तराजू से बना हुआ लग रहा था, जो चिलचिलाती गर्मी का एक निशान विकीर्ण कर रहा था, जो सोलर ड्रैगन रेस की जन्मजात अग्नि प्रतिभा के साथ सहज रूप से मिश्रित था। इसके अलावा होल्बर्ट की धार से एक डरावनी चमक निकलती थी। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि इसमें बेहद भयानक विनाशकारी शक्ति थी। यदि प्रहार किया जाए तो एक साधारण ब्रह्मांड मंच मार्शल कलाकार का शरीर संभवतः तुरंत 2 टुकड़ों में कट जाएगा। दोबारा जुलोग शान दहाड़ा, जब उसके हाथ में रखे परशु के चारों ओर गहरे लाल रंग की लपटें लिपट गईं, जिससे उसमें से चमकदार लाल रंग की चमक निकलने लगी। गर्जन। उसने अपना परशु लहराया और गहरे लाल रंग की लपटें एक क्रूर ड्रैगन के सिर में बदल गईं। इसने वांग टैंग की ओर एक भयंकर गर्जना की। जब वांग टैंग ने ये देखा तो उसके हाथ में एक ब्रह्मांड स्तरीय अग्नि तत्व भाला दिखाई दिया। वो मुस्कुराया और उसके भीतर से पन्ना चमकीली ज्वाला की एक धार बह निकली। गरजती ज्वाला सिंह भाला। 10वें स्तर की चरम सीमा। जाओ। धमाका।
एक राजसी ज्वलंत शेर प्रकट हुआ और आकाश में दहाड़ने लगा। वांग टैंग ने अपने भाले को विशाल ड्रैगन के सिर पर जोरदार धमाके के साथ आगे बढ़ाया। पाका परिवार की शक्तिशाली युद्ध तकनीक, जो अब वांग टैंग के पास थी, ने एक भयानक शक्ति को उन्मुक्त कर दिया। हे भगवान! जुलोग शान ने भयभीत भाव से हरी लॉ को देखा। वो अपने आश्चर्य को नियंत्रित नहीं कर सका।